एपिसोड 61। शिवी और आरंभ दरवाजे पर ही खड़े थे। आरंभ का चेहरा हमेशा की तरह सख्त था। वहीं मासूम सी शिवी एकटक बस अपने भैया को देख रही थी। उसके आंखों में अनेक जज्बात थे। शिवी उम्र के उस पड़ाव में थी शायद, जिसमें वो अपने भावनाओं को छुपा नहीं पाती थी। उसके आंखें आंसुओं से भर गया था। शेरा बिना देर किए जाकर अपनी बहन को अपने गले लगा लेता है। शिवी को अपने भाई की बाहों में एक अलग सुकून मिल रहा था। उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं सिर्फ शेरा ही जानता था कि जब उसने अपनी बहन को रात से नहीं देखा तो उसकी क्या हालत हो रही थी। उसे अंदर ही अंदर एक डर खाए जा रहा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं आरंभ गुस्से में शिवी को कुछ कर ना दे। हालांकि वो ये जानता था कि आरंभ कभी भी शिवी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि गुस्से के सामने किसी का जोर नहीं चलता। शिवी शेरा से दूर हो मुस्कुराते हुए कहती है, भैया। शेरा शिवी का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, तुम ठीक हो ना बच्चा। शिवी 4 से 5 बार बस सर हिला देती है। उसके चेहरे पर भले मुस्कान थी, लेकिन शायद शेरा के मन में एक आक्रोश भरा था। उसे आरंभ पर गुस्सा आ रहा था। वो प्यार से शिवी का माथा चूमकर कहता है, कमरे में जाओ। शिवी शेरा की बातें सुन एक नजर आरंभ को देखती है, मानो उससे इजाजत ले रही हो। वहीं आरंभ भी जैसे शिवी की बातें समझ गया था। वो उसे पलके झपका इजाजत दे देता है, जिसके बाद शिवी कमरे की तरफ बढ़ जाती है। ये सब शेरा ने देख लिया था, जिसे देख उसकी मुट्ठियां कस जाती है। उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उसकी बहन पर कोई अपना राज चलाए। वो आव देखता है ना ताव, सीधा जाकर आरंभ का कॉलर पकड़ लेता है। वहीं आरंभ जो शांत खड़ा था, शेरा की इस हरकत से वो बौखला जाता है और उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखते रहता है। तभी आरंभ उससे अपना कॉलर छुड़वाता है और दांत पीसते हुए कहता है, मेरी बीवी का भाई है, इसीलिए जिंदा है, वरना किसी और ने मेरा कॉलर पकड़ने की हिम्मत तो दूर सोचता भी तो मैं उसे जमीन में जिंदा गाड़ देता। इसीलिए अच्छा यही होगा कि मुझसे दूर रहो। आरंभ का चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। उसकी नशें उभर आई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो किस कदर गुस्से में है। आरंभ को इस तरह गुस्से में देख शिवा भी परेशान हो जाता है। उसे टेंशन थी कि कहीं आरंभ और शेरा के बीच झड़प ना हो जाए, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर है। आरंभ की बातें सुन शेरा व्यंग से मुस्कुराते हुए कहता है, बीवी या गुलाम, तू मेरी बहन को गुलाम बनाकर रखना चाहता है ना? ऐसा क्या किया तूने उसके साथ जो वो तेरे नाम का माला जपती है? शेरा ये सब बेहद गुस्से से कह रहा था। वहीं शेरा की ऐसी बातें सुन आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल कर उसके कान में जूक बेहद धीमे से कहता है, मैंने उसे अपना एहसास एकदम गहराई तक महसूस करवा दिया। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? बिस्तर पर मेरी नीचे उसकी वो प्यारी प्यारी सिसकियां। ये सब आरंभ शेरा को छेड़ते हुए कह रहा था। वहीं शेरा का खून खौल जाता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, वो बच्ची है, तू उसके साथ आगे कैसे बढ़ सकता है? उसे पति पत्नी के रिश्ते के बारे कुछ नहीं पता। शेरा की बातें सुनने के बाद आरंभ बेख्याली से कहता है, बिस्तर में जैसे उसकी सिसकियां निकल रही थी। उससे तो लगा नहीं वो कुछ समझती नहीं। आरंभ की ऐसी बातें सुन सब शर्म से पानी पानी हो चले था। एपिसोड 62। शिवी शेरा की बातें सुन एक नजर आरंभ को देखती है, मानो उससे इजाजत ले रही हो। वहीं आरंभ भी जैसे शिवी की बातें समझ गया था। वो उसे पलके झपका इजाजत दे देता है, जिसके बाद शिवी कमरे की तरफ बढ़ जाती है। ये सब शेरा ने देख लिया था, जिसे देख उसकी मुट्ठियां कस जाती है। उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उसकी बहन पर कोई अपना राज चलाए। वो आव देखता है ना ताव, सीधा जाकर आरंभ का कॉलर पकड़ लेता है। वहीं आरंभ जो शांत खड़ा था, शेरा की इस हरकत से वो बौखला जाता है और उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखते रहता है। तभी आरंभ उससे अपना कॉलर छुड़वाता है और दांत पीसते हुए कहता है, मेरी बीवी का भाई है, इसीलिए जिंदा है, वरना किसी और ने मेरा कॉलर पकड़ने की हिम्मत तो दूर सोचता भी तो मैं उसे जमीन में जिंदा गाड़ देता। इसीलिए अच्छा यही होगा कि मुझसे दूर रहो। आरंभ का चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। उसकी नशें उभर आई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो किस कदर गुस्से में है। आरंभ को इस तरह गुस्से में देख शिवा भी परेशान हो जाता है। उसे टेंशन थी कि कहीं आरंभ और शेरा के बीच झड़प ना हो जाए, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर है। आरंभ का चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। उसकी नशें उभर आई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो किस कदर गुस्से में है। आरंभ को इस तरह गुस्से में देख शिवा भी परेशान हो जाता है। उसे टेंशन थी कि कहीं आरंभ और शेरा के बीच झड़प ना हो जाए, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर है। आरंभ की बातें सुन शेरा व्यंग से मुस्कुराते हुए कहता है, बीवी या गुलाम, तू मेरी बहन को गुलाम बनाकर रखना चाहता है ना? ऐसा क्या किया तूने उसके साथ जो वो तेरे नाम का माला जपती है? शेरा ये सब बेहद गुस्से से कह रहा था। वहीं शेरा की ऐसी बातें सुन आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल कर उसके कान में जूक बेहद धीमे से कहता है, मैंने उसे अपना एहसास एकदम गहराई तक महसूस करवा दिया। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? बिस्तर पर मेरी नीचे उसकी वो प्यारी प्यारी सिसकियां।
ये सब आरंभ शेरा को छेड़ते हुए कह रहा था। वहीं शेरा का खून खौल जाता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, वो बच्ची है, तू उसके साथ आगे कैसे बढ़ सकता है? उसे पति पत्नी के रिश्ते के बारे कुछ नहीं पता। शेरा की बातें सुनने के बाद आरंभ बेख्याली से कहता है, बिस्तर में जैसे उसकी सिसकियां निकल रही थी। उससे तो लगा नहीं वो कुछ समझती नहीं। आरंभ की ऐसी बातें सुन सब शर्म से पानी पानी हो चले था। अब आगे आरंभ की बातें सुन वहां किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की, क्योंकि जो चीज बंद कमरे में पति पत्नी कर दरमियां होता है, वो चीज आरंभ उन्हें खुलकर बता रहा था। और यही शेरा को पसंद नहीं आ रहा था। उसे तो आरंभ और शिवी का रिश्ता भी पसंद नहीं था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अब सारी बातें उसके हाथ से किसी रेत की तरह फिसलकर निकल चुकी थी। उसे आरंभ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी उसकी जान ले लेता। वो कुछ कहता या करता, उससे पहले ही शिवा आकर उसे आरंभ से दूर करता है और आरंभ से कहता है, तुझे होश भी है? तू क्या कर रहा है? एक तो वो बच्ची इतने मर्दों के बीच अकेली रह रही है, ऊपर से जो चीजें पति पत्नी के बीच चार दीवारी के अंदर होती है, उसे तू सबके सामने बता रहा है। तुझे अंदाजा भी है अगर शिवी को इन सब के बारे पता चलेगा तो क्या होगा, उसे कैसा लगेगा? शिवा को आरंभ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू में कर उसे ये सब बताते हुए कह रहा था। वहीं आरंभ बेख्याली से जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे क्या सोचेगी, मुझे उसकी सोच से कोई मतलब नहीं है। इतना कह वो मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन शेरा की आवाज सुन उसके कदम ठिठक जाते हैं और उसकी मुट्ठियां कस जाती है। शेरा अपनी कठोर आवाज में कहता है, अगर तुझे मेरी बच्ची से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता? क्यों उसे जबरदस्ती अपने साथ बांध कर रखा हुआ है? क्यों उसे आजाद नहीं कर देता? जबरदस्ती के इस रिश्ते से आजाद क्यों नहीं कर देता उसे? शेरा जैसे जैसे कह रहा था, वैसे वैसे आरंभ के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा रहा था। वो पलटता है और अपनी लाल आंखों से उन्हें देखते हुए बेहद खतरनाक तरीके से कहता है, वो मेरी बीवी है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अगर किसी ने मुझे उससे दूर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा उस इंसान के साथ। इतना कह वो वहां मौजूद लोगों को अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए कमरे की तरफ बढ़ जाता है और बाकी सब बस भूत बने उसे जाते देखते रहते हैं। आरंभ गुस्से में कमरे में आता है, तभी उसकी नजर बिस्तर पर सिकुड़कर सो रही शिवी पर जाती है। शिवी को देख मानो उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया था। मासूम सी शिवी सोते हुए बेहद प्यारी लग रही थी। आरंभ शिवी की तरफ बढ़ते हुए अपना शर्ट उतार वहीं साइड में डाल देता है और बेड पर चला जाता है। आरंभ जैसे बेड पर लेटता है, मासूम सी शिवी किसी बंदर के बच्चे की तरह उससे लिपट जाती है। ये देख आरंभ के होंठों पर मुस्कान खिल जाती है। वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेरता है, जिससे शिवी के होंठों पर भी मुस्कान खिल जाती है और वो पूरी तरह आरंभ के ऊपर आ जाती है। शिवी का छोटा सा सर आरंभ के खुले सीने पर था और उसके पैर आरंभ के दोनों तरफ थे। आरंभ शिवी के बालों में हाथ फेरते हुए सनक भरी आवाज में कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। तुम्हारी हर सांस पर बस एक ही नाम लिखा है, आरंभ। मैं ही तुम्हारी जिंदगी का आरंभ हूं और मैं ही तुम्हारी जिंदगी का अंत है। तुम्हारी जिंदगी का हर रास्ता मुझसे होकर गुजरेगा। इस वक्त आरंभ किसी सनकी की तरह लग रहा था। वहीं मासूम सी शिवी हर चीज से बेखबर उसके बाहों में सोई थी। एपिसोड 63। आरंभ की बातें सुन वहां किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की, क्योंकि जो चीज बंद कमरे में पति पत्नी कर दरमियां होता है, वो चीज आरंभ उन्हें खुलकर बता रहा था और यही शेरा को पसंद नहीं आ रहा था। उसे तो आरंभ और शिवी का रिश्ता भी पसंद नहीं था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अब सारी बातें उसके हाथ से किसी रेत की तरह फिसलकर निकल चुकी थी। उसे आरंभ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी उसकी जान ले लेता। वो कुछ कहता या करता, उससे पहले ही शिवा आकर उसे आरंभ से दूर करता है और आरंभ से कहता है, तुझे होश भी है? तू क्या कर रहा है? एक तो वो बच्ची इतने मर्दों के बीच अकेली रह रही है, ऊपर से जो चीजें पति पत्नी के बीच चार दीवारी के अंदर होती है, उसे तू सबके सामने बता रहा है। तुझे अंदाजा भी है अगर शिवी को इन सबके बारे पता चलेगा तो क्या होगा, उसे कैसा लगेगा? शिवा को आरंभ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू में कर उसे ये सब बताते हुए कह रहा था। वहीं आरंभ बेख्याली से जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे क्या सोचेगी, मुझे उसकी सोच से कोई मतलब नहीं है। इतना कह वो मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन शेरा की आवाज सुन उसके कदम ठिठक जाते हैं और उसकी मुट्ठियां कस जाती है। शेरा अपनी कठोर आवाज में कहता है, अगर तुझे मेरी बच्ची से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता? क्यों उसे जबरदस्ती अपने साथ बांध कर रखा हुआ है? क्यों उसे आजाद नहीं कर देता? जबरदस्ती के इस रिश्ते से आजाद क्यों नहीं कर देता उसे? शेरा जैसे जैसे कह रहा था, वैसे वैसे आरंभ के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा रहा था। वो पलटता है और अपनी लाल आंखों से उन्हें देखते हुए बेहद खतरनाक तरीके से कहता है, वो मेरी बीवी है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अगर किसी ने मुझे उससे दूर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा उस इंसान के साथ। इतना कह वो वहां मौजूद लोगों को अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए कमरे की तरफ बढ़ जाता है और बाकी सब बस भूत बने उसे जाते देखते रहते हैं। आरंभ गुस्से में कमरे में आता है, तभी उसकी नजर बिस्तर पर सिकुड़कर सो रही शिवी पर जाती है। शिवी को देख मानो उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया था। मासूम सी शिवी सोते हुए बेहद प्यारी लग रही थी। आरंभ शिवी की तरफ बढ़ते हुए अपना शर्ट उतार वहीं साइड में डाल देता है और बेड पर चला जाता है। आरंभ जैसे बेड पर लेटता है, मासूम सी शिवी किसी बंदर के बच्चे की तरह उससे लिपट जाती है। ये देख आरंभ के होंठों पर मुस्कान खिल जाती है। वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेरता है, जिससे शिवी के होंठों पर भी मुस्कान खिल जाती है और वो पूरी तरह आरंभ के ऊपर आ जाती है। शिवी का छोटा सा सर आरंभ के खुले सीने पर था और उसके पैर आरंभ के दोनों तरफ थे। आरंभ शिवी के बालों में हाथ फेरते हुए सनक भरी आवाज में कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। तुम्हारी हर सांस पर बस एक ही नाम लिखा है, आरंभ। मैं ही तुम्हारी जिंदगी का आरंभ हूं और मैं ही तुम्हारी जिंदगी का अंत है। तुम्हारी जिंदगी का हर रास्ता मुझसे होकर गुजरेगा। इस वक्त आरंभ किसी संकी की तरह लग रहा था। वहीं मासूम सी शिवी हर चीज से बेखबर उसके बाहों में सोई थी। आरंभ का कमरा रात के 2 बजे बज रहे थे और अलार्म के कारण आरंभ की नींद खुल जाती है। वो जल्दी से उठ अलार्म बंद करता है ताकि शिवी की नींद ना खुल जाए। अपने ऊपर सोई नन्हे से खरगोश को देख आरंभ के होंठों पर एकाएक बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। वो धीरे से शिवी को अपने बगल में सुलाता है और उठकर धीरे से उसके माथे को चूम मन में कहता है, दिन की शुरुआत में ही तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखना नसीब हुआ है, अब तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। आरंभ कबर्ड से कपड़े और तौलिया ले बाथरूम में जाने लगता है। जाते जाते उसके कदम रुक जाते हैं और वो सोचता है कि शिवी को भी तो मुझे ही नहलाना है। अगर मैं खुद नहाकर तैयार होने के बाद इसे नहलाऊंगा तो ये पानी में खेलते हुए मुझे भींगा देगी। आरंभ अपने निकाले हुए कपड़े को वहीं सोफे पर छोड़ तौलिया लेकर वॉशरूम में चला जाता है और आधे घंटे बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो उसके कमर के चारों तरफ सफेद रंग का तौलिया बंधा हुआ था और उसके बालों से भी पानी टपक रहा था, जो बालों से होते हुए उसके 6 पैक एब्स तक आ रहे थे। इन सबसे आरंभ और आकर्षित लग रहा था। नहाने के बाद वो फ्रेश खिला हुआ लग रहा था। वो शिवी के पास जाता है तो देखता है शिवी पेट के बल सो रही है और उसका टी शर्ट ऊपर उठ गया है, जिससे उसकी पूरी कमर नजर आ रही थी। शिवी को ऐसे देख आरंभ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो धीरे धीरे शिवी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, शिवी उठ जाओ, हमें घूमने जाना है ना, जल्दी उठ जाओ। शिवी सीधा होकर सो जाती है और नींद में ही कहती है, और सोना है। आरंभ अपना सरनामे हिला उसको गोद में उठा लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो लोग वॉशरूम से निकलते हैं तो शिवी फिर से आरंभ की गोद में सो गई थी। इस वक्त शिवी ने सिर्फ तौलिया अपने बदन पर लपेट रखा था। सुबह का वक्त था और सभी अपने कमरे में थे, इसीलिए आरंभ शिवी को ऐसे ले आया। आरंभ धीरे से उसको बेड पर सुलाता है और कबर्ड से शिवी के लिए एक सुंदर सी लाल और सफेद कलर की फूलों वाली ड्रेस लेकर आता है और ड्रेस को शिवी को पहनाता है। कपड़े पहनते वक्त भी शिवी की नींद नहीं टूटती। शिवी के बाल नहाने की वजह से गीले थे तो आरंभ उसके बालों को ड्राई से सुखाता है और बाल सूख जाने के बाद उनमें सुंदर सी ड्रेस की मैचिंग क्लिप्स लगा देता है। फिर शिवी के मुलायम हाथों में चूड़ा पहना, मांग में सिंदूर लगा देता है। पायल और मंगलसूत्र शिवी ने पहले से पहन रखे थे। शिवी के चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था क्योंकि भगवान ने उसे प्राकृतिक सुंदरता दी थी, जिस कारण उसे मेकअप की कोई जरूरत नहीं। उसकी त्वचा बिल्कुल नवजात शिशु की तरह मुलायम थी। शिवी को रेडी करने के बाद आरंभ उसे एक नजर देखता है, फिर अपने कपड़े बेड से उठा वही पहनने लगता है क्योंकि शिवी इस वक्त सो रही थी। आरंभ जब कपड़े पहन शिवी की तरफ देखता है तो पाता है कि शिवी एकटक आंख फाड़े उसे ही देख रही है। शिवी को ऐसा देख आरंभ चौंक कर कहता है, तुम मुझे कपड़े पहनते हुए देख रही थी। शिवी मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, सच्ची मैंने नहीं देखा, मैं अभी उठी। शिवी की मासूमियत देख आरंभ के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। उसे शिवी की मासूमियत अच्छी लगती थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो हरदम शिवी की मासूमियत में क्यों खो जाता है। आरंभ शिवी के हाथ में उसका टेडी दे उसको जाकर नाश्ता करने कहता है तो शिवी भी बिना किसी सवाल के चले जाती है। जब वो हॉल में जाती है तो उसे वहां शेरा और शिवा नजर आते हैं। वो जल्दी से उनके पास जाकर कहती है, शेरा भैया, शिवा भैया, आप दोनों रेडी हो गए, आप भी हमारे साथ जा रहे हो। शिवी ये सब बच्चों की तरह खुश होते हुए कहता है। शिवी को खुश देख शेरा और शिवा को बहुत अच्छा लग रहा था। शेरा, ये आरंभ नहीं आया। शिवी, वो आरंभ जी ने मुझे कहा जाकर नाश्ता करो। शिवी की बातें सुन शेरा कहता है, चलो हम तुम्हें नाश्ता करवा देंगे। शिवी, नहीं, आरंभ जी खिलाएंगे। इतना बोलने के बाद शिवी अपने निचले होंठ को बाहर निकाल लेती है, जिसके कारण वो और भी प्यारी लग रही थी। कुछ ही देर में वहां गुड्डू और मुन्ना भी आ जाते हैं। मुन्ना की आंखों अभी भी नींद से बोझिल थी। वो बार बार गुड्डू के कंधे पर सर रख सो जाता है और गुड्डू बार बार उसका सर झटक देता है तो चिढ़कर कहता है, क्या कर रहा है, ढंग से खड़े रहना। मुन्ना आंख मलते हुए कहता है, मुझे नींद आ रहा है यार, कितनी सुबह उठना पड़ा, और ये भाव भी ना, इतनी रात को चलने का प्लान बनाया। गुड्डू, रात कहाँ है, अभी तो 3 बज रहे हैं।
मुन्ना, ये मेरे लिए रात ही है, मन तो कर रहा है कहीं से अभी चादर तकिया लेकर आऊं और यही बिछाकर सो जाऊं। ये सब मुन्ना अंगड़ाई लेते हुए कहता है। मुन्ना की बातें सुन शिवी कहती है, हाँ भैया बहुत निन्नी आ रही है, आपको पता है जब आरंभ जी मुझे नहला रहे थे तभी हम सो गए। शिवी ये सब बड़े भोलेपन से कहती है लेकिन उसे नहीं पता उसने क्या कह दिया। शेरा और शिवा को तो शिवी के ऐसा करने से फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें पता था शिवी को आरंभ ही नहलाता है, लेकिन ये बात गुड्डू मुन्ना को ठीक से नहीं पता थी। शिवी की बातें सुन मुन्ना का पूरा नींद एक झटके में उड़ जाता है। वो कहता है, तुम्हें आरंभ भाव नहलाते हैं? शिवी जोर से हाँ में सर हिलाती है तो मुन्ना खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, ये भाव तो बहुत तेज निकले। कुछ ही देर में आरंभ अपना और शिवी का सामान लेकर नीचे आता है और शिवी आरंभ को देख बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से उसके पास जाकर कहती है, भूख लग रही है। वो लोग पहले नाश्ता करते हैं फिर वहां से निकल जाते हैं। इस वक्त वहां सब सो रहे थे इसीलिए उनके जाने का किसी को पता नहीं चलता। शिवी को कार में नींद आ रही थी इसीलिए वो आरंभ की गोद में सर रख सो जाती है और इस बार शेरा कार चला रहा था और उसके बगल पैसेंजर सीट पर बैठा था। मुन्ना और गुड्डू लास्ट सीट में बैठे थे। मुन्ना की आंखें नींद से बोझिल थी इसीलिए उसका सर बार बार लुढ़क कर गुड्डू के कंधे पर गिर रहा था और गुड्डू चिढ़कर बार बार उसका सर झटक रहा था। दोबारा जब मुन्ना का सर उसके कंधे में गिरता है तो वो उसका सर ऐसे झटकता है कि उसका सर सीधे खिड़की में लगता है और उसकी नींद उड़ जाती है। मुन्ना उबासी लेते हुए अपना सर सहलाते हुए कहता है, क्या कर रहा है, इतना जोर से हमारा सर खिड़की में काहे मारे तुम? गुड्डू चिढ़कर कहता है, तो तुम बार बार मेरे कंधे पर क्यों गिर रहे थे, इसीलिए मैंने कहा था रात को सो जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बैठकर इंस्टाग्राम पर रील देखने का शौक चढ़ा था। उन दोनों की आवाज सुन शिवी भी अपने आंखें मलते हुए उठ जाती है और मासूमियत से कहती है, हम लोग पहुंच गए। आरंभ उसका सर वापस अपनी गोद में रखता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, सो जाओ अभी बहुत वक्त है। कुछ ही देर में शिवी फिर नींद की आगोश में चले जाती है। शिवी के वापस सो जाने के बाद आरंभ उन दोनों से हल्के गुस्से में धीरे से कहता है, तुम दोनों धीरे बात नहीं कर सकते क्या? आरंभ की बात सुन दोनों धीरे से एक साथ कहते हैं, सॉरी भाव। मुन्ना गुड्डू को देख अपना मुंह घुमाकर खिड़की की तरफ अपना चेहरा बंद कर आंख बंद कर लेता है। उसकी ऐसी बचकानी हरकत देख गुड्डू नामे सर हिलाकर वो भी सीट पर सर टिका आंख बंद कर लेता है। वो लोग सुबह के 4 बजे निकल गए इसीलिए किसी की नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन 3 लोगों के आंखों में नींद नहीं थी और ये 3 लोग थे आरंभ, शिवा और शेरा। इन्हें नींद नहीं आ रही थी, या फिर यूं कहूं कि इन्हें जागने की आदत थी। कुछ ही देर में उजाला होता है। चिड़ियों की चहचहाहट से शिवी की नींद खुल जाती है। वो आंख मलते हुए उठ जाती है और खिड़की के बाहर देखते हुए आरंभ से मासूमियत से कहती है, सुसु जाना है? आरंभ एक गहरी सांस लेकर लेकर कहता है, अभी किसी ढाबे पर पहुंच जाएंगे तब जाना। शिवी की बातें सुन मुन्ना भी कहता है, हाँ भाव, मुझे भी जाना है और मुझे भूख भी लगी है। मुन्ना की बातें सुन उसके बगल में बैठा गुड्डू खींचते हुए कहता है, तुझे खाने और जाने के अलावा कुछ आता है? मुन्ना मुंह बनाकर कहता है, शिवी को तो नहीं कहा किसी ने। शिवा गाड़ी चलाते हुए कहता है, क्योंकि वो बच्ची है, तू बच्चा नहीं है, गधा है। इतना बोल वो हंसने लगता है तो शिवी अपने सीट पर घुटने के बल खड़े होकर मुन्ना से मासूमियत से कहती है, भैया आप गधे हो, मैंने सच्ची में गधा नहीं देखा, मुझे तो लगता था गधा जू में होता है, लेकिन आप तो हमारे साथ रहते हो। शिवी की मासूमियत से सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरंभ शिवी को कमर से पकड़ अपनी गोद में बैठाकर कहता है, हमारे पास जू जाने का वक्त नहीं है इसीलिए इसको घर पर रख लिया। रुद्रा की बात सुन शिवी सोचते हुए कहती है, अच्छा। शिवी इस वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। उसकी इस हरकत पर आरंभ के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। वो धीरे से शिवी के होंठों पर चुम लेता है। उसने सोचा उसकी इस हरकत को किसी ने नहीं देखा, लेकिन शिवा जो गाड़ी चला रहा था उसकी नजर बराबर आरंभ पर बनी हुई थी। आरंभ की हरकत देख उसके होंठों पर मंद मंद मुस्कान थी। वो गाड़ी चलाते हुए कहता है, आरंभ कंट्रोल मेरे भाई, हम घर पर नहीं है। शिवा की बातों से आरंभ झेप जाता है। बाकी सब असमंजस में थे कि शिवा ने क्या कहा, उसके बातों का मतलब किसी को समझ नहीं आया, लेकिन किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ मुन्ना को छोड़कर, क्योंकि मुन्ना आदत से मजबूर है। मुन्ना अपना सर खुजाते हुए कहता है, भाई ये घर नहीं, मतलब हम तो गाड़ी में है ना? शिवी भी मुन्ना की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ भैया ये तो गाड़ी है, हमारा घर थोड़ी है। शिवा नामे सर हिलाकर खुद में बड़बड़ाता है। यह मुन्ना कम था जो शिवी भी शुरू हो गई। आरंभ मुन्ना से कहता है, तो शिवी से दूर रहाकर हम लोग वैसे ही एक को झेल रहे हैं, दूसरे को नहीं झेला जाएगा। आरंभ की बात सुन मुन्ना मुंह फुला लेता है। कुछ ही देर में वो लोग एक छोटे से ढाबे में पहुंचते हैं। सभी लोग गाड़ी से निकल अंगड़ाई लेते हुए अपनी कमर सीधी करते हैं। शिवी आरंभ की शर्ट खींचते हुए कहती है, सुसु जाना है? आरंभ गहरी सांस लेकर कहता है, चलो देवी जी। शिवी सोचते हुए कहती है, ये देवी जी कौन है, मैं तो शिवी हूँ। आरंभ अपना सरनामे हिला उसको लेकर वॉशरूम तरफ चला जाता है और बाकी सब भी चले जाते हैं। अब आरंभ के लिए दिक्कत ये थी कि महिलाओं और आदमियों के लिए अलग अलग शौचालय था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो महिला शौचालय में कैसे जाए। आरंभ को खड़ा देख शिवी पैर पटकते हुए कहती है, जल्दी चलो ना, जोर की आई है। आरंभ शिवी को समझाते हुए कहता है, तुम अंदर जाओ, मैं अंदर नहीं जा सकता।
शिवी, क्यों नहीं जा सकते? शिवी ने ये सवाल इतनी मासूमियत से पूछा था कि आरंभ एक पल के लिए उसकी मासूमियत में खो गया, फिर सर झटकते हुए कहता है, ये लड़कियों के लिए है, हम अंदर नहीं जा सकते। तभी आरंभ को एक औरत करीबन 45-50 साल की शौचालय के अंदर जाती नजर आ रही थी। आरंभ उसे रोक शिवी को अपने साथ ले जाने को कहता है। वो औरत भी बिना किसी नानुकुर की उसको अपने साथ अंदर ले जाती है, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी थी। कुछ देर बाद वो औरत शिवी को लेकर बाहर आती है और मुस्कुराते हुए आरंभ से कहती है, तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी और मासूम है, इसका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी साक्षात महादेव ने बनाई है। इतना बोल वो औरत चले जाती है। उस औरत को जाते देख आरंभ मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, डेविल अनएक्सपेक्टेड लवर। आरंभ शिवी को ले सबके पास आता है तो देखता है सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और मुन्ना अपने मुंह में खाना ठूसे जा रहा है। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो सालों से भूखा है। आरंभ शिवी को ले अपनी जगह में बैठ जाता है। तब शिवी मुन्ना को देख मासूमियत से कहती है, मुन्ना भैया आप अकेले अकेले खा लिए, शिवी का वेट नहीं किया आपने। मुन्ना का ध्यान अब जाकर आरंभ और शिवी पर जाता है। उसका मुंह पूरा खाना से भरा हुआ था, इसीलिए वो बोल नहीं पा रहा था और शिवी सोच रही थी कि मुन्ना ने उसको इग्नोर किया। आरंभ शिवी की तरफ देख गुस्से से कहती है, देखो आरंभ जी, मुन्ना भैया शिवी को इग्नोर कर रहे हैं। शिवी गुस्सा करते वक्त भी काफी प्यारी लग रही थी। आरंभ मुन्ना को घूर कर देखता है तो मुन्ना सकपका जाता है और रोनी सूरत बना लेता है, जैसे कहना चाह रहा हो कि भाव ऐसे क्यों घूर रहे हो, अब क्या बच्चे की जान लोगे। मुन्ना जल्दी जल्दी अपने मुंह का खाना खत्म करता है और एक सांस में ग्लास से पानी पीकर जल्दी जल्दी में कहता है, हम तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहे हैं शिवी, वो तो सबने हमें कहा कि खाना स्टार्ट कर लो, तभी हम स्टार्ट किए, वरना हम कभी तुम्हारे बिना खा सकते हैं। मुन्ना की बातें सुन शेरा, शिवा और गुड्डू उसे छोटी आंखें कर घूरने लगते हैं, जैसे कह रहे हो कि हमने ये सब कब कहा। मुन्ना सबको नजरअंदाज कर अपना खाना खाने लगता है और बाकी सब भी चुपचाप खाने लगते हैं। शिवी का ध्यान खाते हुए एक आदमी के ऊपर जाता है जिसके पास रंग बिरंगे तरह तरह के गुब्बारे थे। उन गुब्बारों को देख शिवी की आंखों में चमक आ जाती है। वो आरंभ के बाजू को पकड़ खींचते हुए कहती है, आरंभ जी वो देखो गुब्बारे, मुझे चाहिए। ये सब बोलते हुए शिवी बहुत प्यारी लग रही थी, उसका ध्यान उन गुब्बारों में ही था। ये देख शिवी के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वो शिवी को लेकर गुब्बारा खरीदने जा रहा था, तभी मुन्ना भी पीछे पीछे आते हुए कहता है, भाव हमें भी एक खरीद दो ना। मुन्ना की हरकतें देख सब ना में सर हिला देता है। शिवा गुड्डू से कहता है, ये सच में तेरा ही भाई है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हॉस्पिटल में बदल गया हो। गुड्डू शिवा के बातों पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। शेरा खाने का बिल देने जाता है और आरंभ मुन्ना और शिवी को गुब्बारे खरीदने ले जाता है। शिवी को समझ नहीं आता वो कौन सा गुब्बारे खरीदे। वो उन गुब्बारों को देख अजीब अजीब सा मुंह बना रही थी, तो मुन्ना एक गुब्बारे को देख कहता है, शिवी तुम ये वाला लो, ये तो तुम्हारी फ्रॉक से भी मिलता जुलता है। शिवी अपनी फ्रॉक देखती है, फिर उस गुब्बारे को दोनों लाल रंग की थी। ये देख शिवी बहुत खुश हो जाती है। तभी उसके कानों में आरंभ की आवाज आती है, जो दुकानदार से सारे गुब्बारे खरीद रहा था। आरंभ सारे गुब्बारे खरीदने के बाद सिर्फ एक वो लाल रंग का गुब्बारा शिवी को पकड़ा देता है और बाकी सारे गुब्बारे मुन्ना को पकड़ा देता है। फिर वो लोग जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। मुन्ना के हाथ में इतने सारे गुब्बारे देख गुड्डू कहता है, इतने सारे गुब्बारे क्या तू बेचने निकला है। गुड्डू की बातें सुन शिवी सीट पर घुटनों के बल खड़ी होकर अपने सिर्फ के पीछे सीट पर बैठे गुड्डू और मुन्ना को देख कहती है, हम गुब्बारे बेचेंगे मुन्ना भैया, बहुत मजा आएगा। आरंभ शिवी को कमर से पकड़ अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे शिवी सीधा आरंभ की गोद में गिरती है। वो एकटक आरंभ का चेहरा देखते हुए कहती है, वाओ आरंभ जी आप कितने हैंडसम हो, बिल्कुल डोराएमोन जैसे। शिवी के मुंह से डोरेमोन का नाम सुन आरंभ का मुंह बन जाता है। वो पीहू से कहता है, ये डोरेमोन कौन है। शिवी अपने मुंह पर हाथ रख चौंकते हुए कहती है, आप डोरेमोन को नहीं जानते। शिवी की बात सुन आरंभ मन में कहता है, अब ये डोराएमोन क्या कहीं का सुपरस्टार है जो इसको हमें जानना ही है और ना जानने पर काले पानी की सजा होगी। ये सब बोलते हुए आरंभ अजीब अजीब मुंह बना रहा था। तभी उसके कानों में शिवी की आवाज आती है, जो कह रही थी फोन दो। आरंभ उसे अपना फोन देता है, लेकिन उसमें पासवर्ड था। शिवी मुंह बनाकर आरंभ से कहती है, ये तो लॉक है, आप ना डोराएमोन लिखो आ जाएगा। आरंभ शिवी के हाथ से फोन लेकर उसे अनलॉक करता है और गूगल में डोराएमोन सर्च करता है और जो फोटो आता है उसे देख आरंभ का मुंह बिगड़ जाता है। शिवी उसके हाथ से फोन लेकर कहती है, ये है डोराएमोन, कितना क्यूट है ना। आरंभ मुंह बनाकर कहती है, ये नीली बिल्ली, मैं तुम्हें इस नीले कार्टून जैसा लगता है। आरंभ के मुंह से डोराएमोन के लिए कार्टून सुन शिवी रोने जैसी शक्ल बना लेती है। शिवी की शक्ल देखकर आरंभ बात बदलते हुए कहता है, अरे ये तो कितना प्यारा है। आरंभ की बातें सुन शिवी खुशी से चहकते हुए कहती है, हाँ बहुत प्यारा है, और आपको पता है इसके पास ना बहुत सारे गैजेट है। शिवी आरंभ को डोराएमोन के बारे बताई जा रही थी और आरंभ बस उसकी बातें सुन रहा था। ये सब देख सभी खुश थे और सबसे ज्यादा शिवा, और ड्राइविंग करते हुए मन में कहता है, मेरे भाई की खुशियां फिर लौटी है। शिवी आरंभ की जिंदगी में उसके खुशियों की चाबी बनकर आई है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इन दोनों को कभी अलग ना करे और ना इनके रिश्ते को किसी की नजर लगे।
शिवी बोलते बोलते आरंभ की गोद में ही सो जाती है तो आरंभ उसको अच्छे से अपने गोद में बैठा लेता है ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। सभी लोग ढाबे से निकल जाते हैं। शिवी खिड़की के बाहर का नजारा देख रही थी और उसके लंबे बाल हवा के कारण उड़ रहे थे। मौसम काफी सुहावना था, ना धूप थी और ना बादल नजर आ रहे थे। ठंडी ठंडी हवा के चेहरे पर पड़ने से एक अलग ही सुकून नजर आ रही थी। शिवी खिड़की से बाहर हाथ निकालती है तो आरंभ झट से उसका हाथ अंदर कर देता है तो शिवी आरंभ की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए मासूमियत से देखते रहती है और आरंभ उसकी बड़ी बड़ी गुड़िया जैसे आंखों में फिर खो जाता है, लेकिन जल्दी से खुद को संभालते हुए कहता है, ऐसे हाथ बाहर मत निकालो, चोट लग जाएगी। शिवी हाँ में सर हिला देती है तो आरंभ शिवी की तरफ वाली खिड़की बंद कर देता है तो शिवी का मुंह बन जाता है। वो क्यूट सा पाउट बना लेती है जिससे वो और भी प्यारी लग रही थी। आरंभ एक नजर उसे देखता है फिर अपनी जगह बैठ जाता है। शिवी को बैठे बैठे बहुत बोरिंग लग रहा था तो वो जाकर सीधा आरंभ की गोद में बैठ जाती है और अपने दांत दिखा देती है तो आरंभ एक आईब्राव उचका कर कहता है, क्या हुआ? शिवी, कुछ नहीं, बोरिंग लग रहा है। इतना बोल वो अपना निचला होंठ बाहर निकाल देती है जिससे वो कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। आरंभ उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम लोग। शिवी की बात मुन्ना ने भी सुनी थी। वो अपना सर आगे कर आरंभ से कहता है, भाव मुझे भी बोरिंग लग रहा है। मुन्ना की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वो हमेशा ऐसी बकवास करता था, लेकिन मुन्ना की बातें सुन शिवी की आंखों में चमक आ जाती है। वो आरंभ की गोद में ठीक से बैठकर कहती है, चलो मुन्ना भैया गेम खेलते हैं। मुन्ना भी गेम का नाम सुन खुश हो जाता है। वो शिवी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन कौन सा गेम खेलेंगे? शिवी सोचने लगती है और सोचते हुए वो और भी प्यारी लग रही थी। फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और चहकते हुए कहती है, याद आ गया। मुन्ना, क्या? शिवी, गेम, हम लोग ना बेबी बेबी खेलेंगे। मुन्ना अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, ये कौन सा गेम है? शिवी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, ओफो मुन्ना भैया, आपको बेबी वाला गेम नहीं पता। मुन्ना मासूमियत से ना में सर हिला देता है। तब शिवी कहती है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, इस गेम में मैं मम्मा बनूंगी और आप मेरे बेबी बनना। शिवी की बात सुन शेरा जो पानी पी रहा था उसको जोर से ठसका लगता है और वो खांसने लगता है और वही गुड्डू और शिवा मुंह दबाए हंसने लगते हैं। उन्हें ऐसे हंसते देख मुन्ना का मुंह बन जाता है। गुड्डू मुन्ना की फिरकी लेते हुए कहता है, हाँ मुन्ना खेलो, देखो शिवी कितने प्यार से बोल रही है। मुन्ना शिवी की तरफ देखता है जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी और वो शिवी का मासूम दिल तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए बेचारगी से आरंभ की तरफ देखता है तो आरंभ उसकी मन की बात जानकर शिवी से कहता है, शिवी अभी हम लोग गाड़ी में हैं, यहाँ कैसे खेल सकते हैं, जब हम लोग पहुंच जाएंगे तब खेलेंगे। शिवी ऑफ बोल अपने टेडी से खेलने लगती है। रात के 8-9 बजे के करीब उनकी गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर रुकती है। वो फार्म हाउस देखने में काफी खूबसूरत था और वहां पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था। सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। शिवी वहां की खूबसूरती देखकर कहती है, वाह ये कितना सुंदर है। शिवी वहां के गार्डन को देखकर मुन्ना से कहती है, देखो मुन्ना भैया, ये गार्डन कितना बड़ा है, हम लोग यहाँ खेल सकते हैं ना? ये सब शिवी खुश होते हुए कह रही थी। उसे खुश देख सभी खुश थे। मुन्ना भी शिवी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ बहुत मजा आएगा यहाँ खेलने में, तुम्हें पता है ये फार्म हाउस अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। सभी लोग अंदर जाते हैं। अंदर से वो फार्म हाउस और भी खूबसूरत था, वहाँ हर चीज बहुत कीमती थी। शिवी आरंभ का हाथ पकड़ कहती है, ये किसका घर है? आरंभ, ये हमारा घर है। शिवी कुछ सोचते हुए कहती है, मेरा भी है ये घर। शेरा मुस्कुराकर कहता है, शिवी हमारा घर है ये तो तुम्हारा भी हुआ, अब तुम भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो। सभी लोगों का सामान कमरे में पहुंचा दिया गया था और सभी लोग भी अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए थे। आरंभ का रूम। आरंभ अपने और शिवी का सामान कबर्ड में जमाने लगता है। फिर सामान अलमारी में रखने के बाद वो एक तौलिया लेकर शिवी के पास आता है जो बेड पर बैठी अपनी टैडी के साथ खेल रही थी। आरंभ, शिवी चलो नहाने। नहाने का नाम सुन शिवी का मुंह बन जाता है। वो आरंभ की तरफ मासूमियत से देखती है तो आरंभ कहता है, तुम्हारी इस मासूमियत में आज मैं नहीं पिघलने वाला, चलो चुपचाप नहाने। शिवी को नहीं नहाना, शिवी ने तो सुबह नहाया था ना। आरंभ अपना सरनामे हिला देता है क्योंकि वो जानता था ये सब शिवी के ना नहाने के बहाने हैं। वो जाकर डायरेक्ट शिवी को गोद में उठाकर कहता है, गंदी बच्ची, इतनी दूर से ट्रैवल करके आई हो और नहाना नहीं तुम्हें, आज तो मैं तुम्हें रगड़ रगड़ कर नहलाऊंगा। इतना बोल आरंभ मुस्कुराते हुए शिवी को वॉशरूम के अंदर ले जाता है और शिवी को स्लैब में बैठा उसके कपड़े खोल साइड में रखे बकेट में रख देता है और शावर चालू कर नहाने लगते हैं। कुछ देर में दोनों नहाने के बाद वॉशरूम से बाहर आते हैं। आरंभ के इतनी रात को नहलाने के कारण शिवी का मुंह बना हुआ था। वो अपना मुंह गुब्बारे की तरह फुला लेती है जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। आरंभ शिवी को बेड पर बैठा एक प्लाजो और टी शर्ट लेकर आता है और शिवी के शरीर से उसका टॉवल हटा देता है। इस वक्त आरंभ का ध्यान सिर्फ शिवी को कपड़े पहनाने में था। वो एक बार भी शिवी के खुले शरीर को नहीं देखता।
वो उसे कपड़े पहना देता है, फिर खुद के कपड़े पहनने लगता है और शिवी अपना चेहरा नीचे कर बैठी थी क्योंकि इस वक्त उसे शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आरंभ के हर छुअन से उसके शरीर में कपकपी हो रही थी। आरंभ शिवी के गुलाबी हो चुके गाल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं। आरंभ शिवी को लेकर नीचे आता है। इस वक्त आरंभ ने ट्राउजर और टी शर्ट पहन रखा था जो कि उसकी डैशिंग पर्सनैलिटी पर काफी जच रहा था। वो दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं तो मुन्ना अपनी तारीफ करते हुए कहता है, पता है आप लोगों को आज का खाना मैंने बनाया है। सब एक नज़र खाने को देखते हैं जिसमें रोटी आधा से ज्यादा जली हुई, दाल एकदम पानी की तरह पतली और सब्जी भी आधा जली हुई थी। खाने को देख सबका मुंह बन जाता है। गुड्डू दाल में चम्मच हिलाते हुए कहता है, कौन से अस्पताल के रसोइये से खाना बनाने की ट्रेनिंग ली? शिवा रोटी को उठा उसे उलट पलट कर देखकर कहता है, अस्पताल नहीं सरकारी स्कूल का खाना लग रहा है। उन दोनों की बात सुन मुन्ना मुंह बनाते हुए कहता है, क्या आप दोनों मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो? हम जानते हैं हम बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। ये सब बोल मुन्ना अपने में ही इतरा रहा था। मुन्ना की बातें सुन शिवी कहती है, मुन्ना भैया आप मुझे भी खाना बनाना सिखाओगे? मुन्ना कुछ कहता उससे पहले ही आरंभ कहता है, बिल्कुल नहीं। सब आरंभ को एकटक देखने लगते हैं तो शिवी मासूमियत से कहती है, आरंभ जी आप नहीं चाहते मैं खाना बनाना सीखूं? आरंभ एक गहरी सांस लेकर कहता है, जब बड़ी हो जाओगी तब बनाना सबके लिए खाना, अभी खाना खाओ। आरंभ शिवी को खाना खिलाते हुए खुद भी खाता है और बाकी सब भी खाने लगते हैं। कुछ देर में सबका खाना खत्म हो जाता है तो शिवी कहती है, चलो ना बेबी बेबी खेलते हैं। आरंभ से, आपने कहा था पहुंचने के बाद खेलेंगे, अब तो हम लोग पहुंच गए। इतना बोलने के बाद शिवी सबकी तरफ आस भरी नजरों से देखने लगती है। सबको उसकी आंखों में एक उम्मीद नजर आ रही थी। शिवी की बात सुन आरंभ कुछ कहता तभी उन्हें बादल गरजने की आवाजें आती है। आवाज सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरंभ शिवी से कहता है, तुम्हें खेलना है ना, चलो खेलेंगे। आरंभ की बातें सुन शिवी की आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से अपने सीट से उठ आरंभ का हाथ पकड़ खींचते हुए कहती है, जल्दी चलो। शिवी के खींचने पर आरंभ पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपने जगह से हिला तक नहीं। उसे ना हिलता देख शिवी मायूस हो जाती है क्योंकि शिवी एक मासूम सी नाजुक सी बच्ची थी तो वहीं आरंभ एक अच्छे बॉडी वाला आदमी जिसने जिम में काफी मेहनत करके इतनी अच्छी बॉडी बनाई थी। शिवी को मायूस देख आरंभ अपनी जगह से उठ उसके साथ बाहर निकल जाता है और उनके पीछे बाकी लोग भी निकल जाते हैं। शिवी आसमान की तरफ देखती है जहां काले बादल घिर चुके थे और उन काले बादलों ने चांद को पूरी तरह अपने आलिंगन में छुपा लिया था, जैसे एक मां अपने बच्चे को छुपा लेती है। शिवी अपनी बाहें खोल आसमान की तरफ चेहरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी बारिश की एक बूंद उसके चेहरे पर पड़ती है जिससे अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और शिवी बाहें फैला गोल गोल घूमते हुए बारिश का मजा ले रही थी। बारिश का मजा बाकी सब भी ले रहे थे सिवाय आरंभ और शेरा को छोड़कर। दोनों एक तरफ खड़े थे और उन्हें पानी में बच्चों की तरह खेलते हुए देख रहे थे। शिवी वहां बारिश में कूद रही थी। उसके ऐसे करने से उसके नाजुक पैरों में पहना हुआ घुंघरू वाला पायल बजने लगता है। उन बारिश के बूंदों के साथ उस पायल की आवाज मिलकर एक अलग ही धुन उत्पन्न कर रहे थे जो आरंभ को आकर्षित कर रहे थे। वो एक तक शिवी को देखने में व्यस्त था और शिवी अपने धुन में ही मस्त थी। आरंभ हाथ बांधे एकटक शिवी को देख रहा था। तभी शेरा आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है जिससे उसका ध्यान भंग होता है और आरंभ अपनी नजरें चुराने लगता है जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। आरंभ की इस हरकत पर पहली बार शेरा को हंसी आ जाता है और वो कहता है, तेरी ही है वो, उसे देखने का पूरा हक है तुझे। आरंभ अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम उसे इसीलिए देख रहे थे कि कहीं वो खेलते खेलते गिर ना जाए। शेरा मुस्कुराकर कहता है, कब तक अपने प्यार के ऊपर फिक्र की परत चढ़ाए रखेगा? आरंभ उसको असमंजस से देखते हुए कहता है, शिवी मेरी जिम्मेदारी है। शेरा, जिम्मेदारी? क्या कभी तुझे उसकी मासूमियत से प्यार नहीं हुआ? वो बहुत मासूम है, उसके मासूम दिल को कभी मत तोड़ना। एक बार उसे प्यार के नजरिए से देखकर देख, तुझे सच में जिंदगी खूबसूरत लगेगी। शेरा आरंभ को समझाते हुए कहता है तो आरंभ का ध्यान शिवी की तरफ जाती है जो मुन्ना के साथ बारिश में खेल रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी निश्चल और पवित्र थी कि रुद्र बार बार उसकी हंसी में ही खो जाता है। तभी उसका ध्यान शिवी के कपड़ों पर जाता है जो बारिश में भीगने के कारण उसके जिस्म से चिपक गया था, जिस कारण उसका शरीर कुछ ज्यादा ही उभर कर दिख रहा था। लेकिन शिवी तो ठहरी नादान बच्ची, उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसका ध्यान इस वक्त सिर्फ बारिश में खेलने पर थी। आरंभ के कदम अपने आप शिवी की तरफ चलने लगते हैं। वो शिवी के पास पहुंचता है और झटके से उसको गोद में उठा लेता है और वहां से ले जाने लगता है। जब शिवी को ध्यान आता है कि आरंभ उसे घर के अंदर ले जा रहा है तो उसका मुंह गोलगप्पे की तरह फूल जाता है। लेकिन इस वक्त भी वो काफी प्यारी और मासूम लग रही थी। शायद यही मासूमियत आगे चलकर आरंभ के दिल में शिवी के लिए अलग जगह बनाने वाली थी। आरंभ शिवी को गोद में उठा अंदर ले जाने लगता है जो शिवी
को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसे और बारिश में खेलना था। वो सबकी तरफ देखती है जो बारिश का मजा ले रहे थे। वो अपनी गुड़िया जैसी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए मासूमियत से सबकी तरफ देखती है। इस वक्त शिवी का चेहरा रोने जैसा हो गया था। आरंभ उसे सीधा अपने कमरे के वॉशरूम में ले जाता है और स्लैब पर बैठा देता है। शिवी गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है। आरंभ को उसे देख हंसी आ रही थी, लेकिन उसे अपने हंसी को काबू रखा और अपने चेहरे पर सख्त भाव बरकरार रखते हुए कहा, क्या कर रही थी तुम वहां बाहर? शिवी आरंभ की तरफ देख गुस्से से नाक फुलाकर कहती है, शिवी बारिश में खेल रही थी, लेकिन शिवी को आपने खेलने नहीं दिया। आरंभ अपने गीले टी शर्ट को उतार वहीं फेंक देता है। इस वक्त उसकी पर्सनैलिटी गजब की थी, कहर ढा रहा था। वो उसके बालों से टपकता पानी उसके सीने से होते हुए उसके एब से नीचे जा रहे थे। उसके सीने पर बना महादेव का टैटू और उसका वो गठिला भींगा बदन किसी भी लड़की को मदहोश करने के लिए काफी था। आरंभ एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था जिसे एक नजर देखने भर से लड़कियां आहें भरने लगती है, लेकिन शिवी उन लड़कियों से थी जिसको इन सबका मतलब भी नहीं पता था। वो अपना चेहरा आरंभ की तरफ से फेर लेती है और उसकी अच्छी खासी जिम में मेहनत करके बनाई गई बॉडी को नजरअंदाज कर देती है। आरंभ शिवी के करीब जा उसके कमर को पकड़ उसे खुद से एकदम चिपका लेता है। दोनों के बीच से हवा जाने तक की जगह नहीं था। उन दोनों का चेहरा काफी नजदीक था। वॉशरूम में सिर्फ नल से बूंद बूंद पानी गिरने की आवाजें आ रही थी और उन आवाजों के अलावा वहां बस इन दोनों की तेज चलती सांस की आवाज गूंज रही थी। उन दोनों की सांसें हद से ज्यादा तेज थी और उतनी ही तेजी से उन दोनों का दिल भी धड़क रहा था। शिवी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये एहसास उसके लिए नया था। पहले कभी उसने ऐसा कुछ महसूस किया ही नहीं था। आरंभ अपने होंठ शिवी के होंठों के करीब कर बड़ी मदहोश करने वाली आवाज में कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे बारिश में खेलने के कारण तुम्हारे कपड़े तुम्हारे जिस्म से चिपक रहे थे और तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मेरा है। मेरे अलावा कोई भी तुम्हें इस प्रकार नहीं देख सकता। आरंभ के बोलने से उसके होंठ हल्के हल्के शिवी के मुलायम होंठों को छू रहे थे, जिससे शिवी के शरीर में एक अलग ही सिरहन पैदा हो रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने चेहरे पर आरंभ की गर्म सांसें भी महसूस कर रही थी, जिससे उसकी सांसें तेज हो गई। वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है और आरंभ से कहती है, आरंभ जी। आरंभ सिर्फ हम कहता है तो शिवी आगे कहती है, आपके छूने से मुझे अजीब सा क्यों हो रहा है? फिर अपने हाथ दिखा, देखो क्या हो गया। आरंभ शिवी के हाथ देखता है, जिससे साफ पता चलता है कि उसकी करीबी शिवी को मदहोश कर रही थी और उसे ये अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि उसे लगा अब शिवी एक आदमी और औरत के बीच के रिश्तों को अच्छे से समझ जाएगी। शिवी ने सब कुछ इतनी मासूमियत से कहा था कि आरंभ एक बार फिर उसकी मासूमियत में खो जाता है। आरंभ एकटक शिवी के मासूम चेहरे को देखते हुए मन में कहता है, तुम्हारी यह मासूमियत सम्मोहन की तरह है जिसमें मैं हमेशा खो जाता है। अब तक खुद को काबू कर रखा था, आज तक ना जाने कितनी लड़कियों ने मुझे रिझाने की कोशिश की पर अफसोस कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन तुमने मुझे रिझाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। भले लोगों की नजरों में तुम समझदार नहीं हो, लेकिन मेरे लिए दुनिया की सबसे समझदार और प्यारी लड़की तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी ये मासूमियत एक पत्थर को भी पिघलाने का दम रखती है। तुम्हारी इसी मासूमियत के कारण ही मेरा भी ये पत्थर दिल अब पिघलने लगा है। न चाहते हुए भी मैं तुम्हारी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ हो, बिल्कुल महफूज हो, मैं तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। आरंभ अपने ही सवालों में उलझा हुआ था। वो चाहकर भी शिवी के साथ अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। शायद अतीत का कोई बोझ था जो उसे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा था, और उन अतीत के गहरे राज उन अतीत के पन्नों में दफन था जिसे आरंभ किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहता था, या फिर अपने दिल में छुपे राज को किसी के साथ बांट चुका था। उसके अतीत का वो राज उसके अतीत में जाकर ही पता चलने वाला था। आरंभ अपने ही ख्यालों में गुम था, तभी उसे शिवी की छींक सुनाई देती है, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। आरंभ जब शिवी की तरफ देखता है तो पाता है कि शिवी ठंड से कांप रही थी और उसे जुकाम भी हो गया, जिस वजह से उसकी नाक हल्की गुलाबी हो गई थी। आरंभ को अब एहसास होता है कि शिवी कब से ऐसे ही भींगे कपड़ों में है, जिस वजह से उसे ठंड लग रही है। शिवी की हालत देख आरंभ को खुद पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। अगर उसके वजह से शिवी को कुछ हो जाता तो वो क्या करता। वो जल्दी से शिवी का माथा छूकर देखता है, जो हल्का हल्का गर्म था और वो ठंड से कांप रही थी। आरंभ शिवी को लेकर नीचे आता है। इस वक्त आरंभ ने ट्राउजर और टी शर्ट पहन रखा था, जो कि उसकी डैशिंग पर्सनैलिटी पर काफी जच रहा था। वो दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं तो मुन्ना अपनी तारीफ करते हुए कहता है, पता है आप लोगों को आज का खाना मैंने बनाया है। सब एक नजर खाने को देखते हैं, जिसमें रोटी आधा से ज्यादा जली हुई, दाल एकदम पानी की तरह पतली और सब्जी भी आधा जली हुई थी। खाने को देख सबका मुंह बन जाता है। गुड्डू दाल में चम्मच हिलाते हुए कहता है, कौन से अस्पताल के रसोइये से खाना बनाने की ट्रेनिंग ली? शिवा रोटी को उठा उसे उलट पलट कर देखकर कहता है, अस्पताल नहीं, सरकारी स्कूल का खाना लग रहा है। उन दोनों की बात सुन मुन्ना मुंह बनाते हुए कहता है, क्या आप दोनों मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो? हम जानते हैं हम बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। ये सब बोल मुन्ना अपने में ही इतरा रहा था। मुन्ना की बातें सुन शिवी कहती है, मुन्ना भैया आप मुझे भी खाना बनाना सिखाओगे? मुन्ना कुछ कहता उससे पहले ही आरंभ कहता है, बिल्कुल नहीं। सब आरंभ को एकटक देखने लगते हैं तो शिवी मासूमियत से कहती है, आरंभ जी आप नहीं चाहते मैं खाना बनाना सीखूं? आरंभ एक गहरी सांस लेकर कहता है, जब बड़ी हो जाओगी तब बनाना सबके लिए खाना, अभी खाना खाओ।
आरम शिवी को खाना खिलाते हुए खुद भी खाता है और बाकी सब भी खाने लगते हैं। कुछ देर में सबका खाना खत्म हो जाता है तो शिवी कहती है, चलो ना बेबी बेबी खेलते हैं। आरम से, आपने कहा था पहुंचने के बाद खेलेंगे, अब तो हम लोग पहुंच गए। इतना बोलने के बाद शिवी सबकी तरफ आस भरी नजरों से देखने लगती है। सबको उसकी आंखों में एक उम्मीद नजर आ रही थी। शिवी की बात सुन आरम कुछ कहता, तभी उन्हें बादल गरजने की आवाजें आती है। आवाज सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरम शिवी से कहता है, तुम्हें खेलना है ना, चलो खेलेंगे। आरम की बातें सुन शिवी की आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से अपने सीट से उठ आरम का हाथ पकड़ खींचते हुए कहती है, जल्दी चलो। शिवी के खींचने पर आरम पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपने जगह से हिला तक नहीं। उसे ना हिलता देख शिवी मायूस हो जाती है, क्योंकि शिवी एक मासूम सी नाजुक सी बच्ची थी, तो वहीं आरम एक अच्छे बॉडी वाला आदमी जिसने जिम में काफी मेहनत करके इतनी अच्छी बॉडी बनाई थी। शिवी को मायूस देख आरम अपनी जगह से उठ उसके साथ बाहर निकल जाता है और उनके पीछे बाकी लोग भी निकल जाते हैं। शिवी आसमान की तरफ देखती है जहां काले बादल घिर चुके थे और उन काले बादलों ने चांद को पूरी तरह अपने आलिंगन में छुपा लिया था, जैसे एक माँ अपने बच्चे को छुपा लेती है। शिवी अपनी बाहें खोल आसमान की तरफ चेहरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी बारिश की एक बूंद उसके चेहरे पर पड़ती है, जिससे अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और शिवी बाहें फैला गोल गोल घूमते हुए बारिश का मजा ले रही थी। बारिश का मजा बाकी सब भी ले रहे थे, शिवाय आरंभ और शेरा को छोड़कर। दोनों एक तरफ खड़े थे और उन्हें पानी में बच्चों की तरह खेलते हुए देख रहे थे। शिवी वहां बारिश में कूद रही थी। उसके ऐसे करने से उसके नाजुक पैरों में पहना हुआ घुंघरू वाला पायल बजने लगता है। उन बारिश के बूंदों के साथ उस पायल की आवाज मिलकर एक अलग ही धुन उत्पन्न कर रहे थे, जो आरंभ को आकर्षित कर रहे थे। वो एक तक शिवी को देखने में व्यस्त था और शिवी अपने धुन में ही मस्त थी। आरंभ हाथ बांधे एकटक शिवी को देख रहा था। तभी शेरा आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे उसका ध्यान भंग होता है और आरंभ अपनी नजरें चुराने लगता है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। आरंभ की इस हरकत पर पहली बार शेरा को हंसी आ जाता है और वो कहता है, तेरी ही है वो, उसे देखने का पूरा हक है तुझे। आरंभ अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम उसे इसीलिए देख रहे थे कि कहीं वो खेलते खेलते गिर ना जाए। शेरा मुस्कुराकर कहता है, कब तक अपने प्यार के ऊपर फिक्र की परत चढ़ाए रखेगा। आरंभ उसको असमंजस से देखते हुए कहता है, शिवी मेरी जिम्मेदारी है। शेरा, जिम्मेदारी? क्या कभी तुझे उसकी मासूमियत से प्यार नहीं हुआ? वो बहुत मासूम है, उसके मासूम दिल को कभी मत तोड़ना। एक बार उसे प्यार के नजरिए से देखकर देख, तुझे सच में जिंदगी खूबसूरत लगेगी। शेरा आरंभ को समझाते हुए कहता है तो आरंभ का ध्यान शिवी की तरफ जाती है, जो मुन्ना के साथ बारिश में खेल रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी निश्चल और पवित्र थी कि रुद्रा बार बार उसकी हंसी में ही खो जाता है। तभी उसका ध्यान शिवी के कपड़ों पर जाता है, जो बारिश में भीगने के कारण उसके जिस्म से चिपक गया था, जिस कारण उसका शरीर कुछ ज्यादा ही उभर कर दिख रहा था। लेकिन शिवी तो ठहरी नादान बच्ची, उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका ध्यान इस वक्त सिर्फ बारिश में खेलने पर थी। आरंभ के कदम अपने आप शिवी की तरफ चलने लगते हैं। वो शिवी के पास पहुंचता है और झटके से उसको गोद में उठा लेता है और वहां से ले जाने लगता है। जब शिवी को ध्यान आता है कि आरंभ उसे घर के अंदर ले जा रहा है, तो उसका मुंह गोलगप्पे की तरह फूल जाता है। लेकिन इस वक्त भी वो काफी प्यारी और मासूम लग रही थी। शायद यही मासूमियत आगे चलकर आरंभ के दिल में शिवी के लिए अलग जगह बनाने वाली थी। आरंभ शिवी को गोद में उठा अंदर ले जाने लगता है, जो शिवी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे और बारिश में खेलना था। वो सबकी तरफ देखती है जो बारिश का मजा ले रहे थे। वो अपनी गुड़िया जैसी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए मासूमियत से सबकी तरफ देखती है। इस वक्त शिवी का चेहरा रोने जैसा हो गया था। आरंभ उसे सीधा अपने कमरे के वॉशरूम में ले जाता है और स्लैब पर बैठा देता है। शिवी गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है। आरंभ को उसे देख हंसी आ रही थी, लेकिन उसे अपने हंसी को काबू रखा और अपने चेहरे पर सख्त भाव बरकरार रखते हुए कहा, क्या कर रही थी तुम वहां बाहर? शिवी आरंभ की तरफ देख गुस्से से नाक फुलाकर कहती है, शिवी बारिश में खेल रही थी, लेकिन शिवी को आपने खेलने नहीं दिया। आरंभ अपने गीले टी शर्ट को उतार वहीं फेंक देता है। इस वक्त उसकी पर्सनैलिटी गजब की थी, कहर ढा रहा था। वो उसके बालों से टपकता पानी उसके सीने से होते हुए उसके एब से नीचे जा रहे थे। उसके सीने पर बना महादेव का टैटू और उसका वो गठिला भींगा बदन किसी भी लड़की को मदहोश करने के लिए काफी था। आरंभ एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था, जिसे एक नजर देखने भर से लड़कियां आहें भरने लगती है। लेकिन शिवी उन लड़कियों से थी जिसको इन सबका मतलब भी नहीं पता था। वो अपना चेहरा आरंभ की तरफ से फेर लेती है और उसकी अच्छी खासी जिम में मेहनत करके बनाई गई बॉडी को नजरअंदाज कर देती है। आरंभ शिवी के करीब जा उसके कमर को पकड़ उसे खुद से एकदम चिपका लेता है। दोनों के बीच से हवा जाने तक की जगह नहीं था। उन दोनों का चेहरा काफी नजदीक था। वॉशरूम में सिर्फ नल से बूंद बूंद पानी गिरने की आवाजें आ रही थी और उन आवाजों के अलावा वहां बस इन दोनों की तेज चलती सांस की आवाज गूंज रही थी। उन दोनों की सांसें हद से ज्यादा तेज थी और उतनी ही तेजी से उन दोनों का दिल भी धड़क रहा था। शिवी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये एहसास उसके लिए नया था। पहले कभी उसने ऐसा कुछ महसूस किया ही नहीं था।
आरंभ अपने होंठ शिवी के होंठों के करीब कर बड़ी मदहोश करने वाली आवाज में कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे बारिश में खेलने के कारण तुम्हारे कपड़े तुम्हारे जिस्म से चिपक रहे थे और तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा कोई भी तुम्हें इस प्रकार नहीं देख सकता। आरंभ के बोलने से उसके होंठ हल्के हल्के शिवी के मुलायम होंठों को छू रहे थे, जिससे शिवी के शरीर में एक अलग ही सिरहन पैदा हो रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने चेहरे पर आरंभ की गर्म सांसें भी महसूस कर रही थी, जिससे उसकी सांसें तेज हो गई। वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है और आरंभ से कहती है, आरंभ जी। आरंभ सिर्फ हम कहता है तो शिवी आगे कहती है, आपके छूने से मुझे अजीब सा क्यों हो रहा है। फिर अपने हाथ दिखा, देखो क्या हो गया। आरंभ शिवी के हाथ देखता है, जिससे साफ पता चलता है कि उसकी करीबी शिवी को मदहोश कर रही थी और उसे ये अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि उसे लगा अब शिवी एक आदमी और औरत के बीच के रिश्तों को अच्छे से समझ जाएगी। शिवी ने सब कुछ इतनी मासूमियत से कहा था कि आरंभ एक बार फिर उसकी मासूमियत में खो जाता है। आरंभ एकटक शिवी के मासूम चेहरे को देखते हुए मन में कहता है, तुम्हारी यह मासूमियत सम्मोहन की तरह है जिसमें मैं हमेशा खो जाता है। अब तक खुद को काबू कर रखा था, आज तक ना जाने कितनी लड़कियों ने मुझे रिझाने की कोशिश की, पर अफसोस कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन तुमने मुझे रिझाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। भले लोगों की नजरों में तुम समझदार नहीं हो, लेकिन मेरे लिए दुनिया की सबसे समझदार और प्यारी लड़की तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी ये मासूमियत एक पत्थर को भी पिघलाने का दम रखती है। तुम्हारी इसी मासूमियत के कारण ही मेरा भी ये पत्थर दिल अब पिघलने लगा है। न चाहते हुए भी मैं तुम्हारी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जब तक तुम मेरे साथ हो, बिल्कुल महफूज हो, मैं तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। आरंभ अपने ही सवालों में उलझा हुआ था। वो चाहकर भी शिवी के साथ अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। शायद अतीत का कोई बोझ था जो उसे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा था, और उन अतीत के गहरे राज उन अतीत के पन्नों में दफन था, जिसे आरंभ किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहता था, या फिर अपने दिल में छुपे राज को किसी के साथ बांट चुका था। उसके अतीत का वो राज उसके अतीत में जाकर ही पता चलने वाला था। आरंभ अपने ही ख्यालों में गुम था, तभी उसे शिवी की छींक सुनाई देती है, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। आरंभ जब शिवी की तरफ देखता है तो पाता है कि शिवी ठंड से कांप रही थी और उसे जुकाम भी हो गया, जिस वजह से उसकी नाक हल्की गुलाबी हो गई थी। आरंभ को अब एहसास होता है कि शिवी कब से ऐसे ही भींगे कपड़ों में है, जिस वजह से उसे ठंड लग रही है। शिवी की हालत देख आरंभ को खुद पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। अगर उसके वजह से शिवी को कुछ हो जाता तो वो क्या करता। वो जल्दी से शिवी का माथा छूकर देखता है, जो हल्का हल्का गर्म था और वो ठंड से कांप रही थी। शिवी को ठंड लगता देख आरंभ जल्दी से उसके गीले कपड़े उसके शरीर से अलग करता है और उसके बालों को तौलिए से पोंछने लगता है। शिवी इस वक्त आरंभ के सामने नजरें नीचे करके बैठी थी। उसके गाल हल्के गुलाबी नजर आ रहे थे। आरंभ जल्दी से शिवी के बाल पोंछ उसके शरीर में चादर लपेट देता है, फिर खुद के बालों को भी अच्छे से पोंछता है और अपने कमर में एक सफेद रंग का तौलिया लपेट शिवी को गोद में ले वॉशरूम से बाहर आता है और उसे धीरे से बेड पर बैठा देता है। फिर एक टी शर्ट और प्लाजो लेकर आता है और शिवी को पहना देता है, फिर खुद भी एक ट्राउजर पहन लेता है। आरंभ टी शर्ट नहीं पहनता क्योंकि उसे टी शर्ट पहनकर नींद नहीं आती है। आरंभ बेड के साइड वाले ड्रावर से दवाई निकालता है और टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठा शिवी की तरफ बढ़ा देता है। पहले तो दवाई देख शिवी का मुंह बन जाता है। वो मासूमियत से कहती है, नहीं खाना, छी ये कितनी कड़वी होती है। ये बोलते वक्त शिवी बहुत प्यारी लग रही थी और तरह तरह के मुंह बना रही थी। उसे इस तरह मुंह नाक सिकोड़ते देख आरंभ को बहुत तेज हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने हंसी पर काबू पा लिया और दवाई को शिवी के हाथ में रख कहता है, दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी। जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह दवाई खा लो। अगर तुमने अच्छे बच्चे की तरह दवाई खा लिया तो मैं तुम्हें कल बड़ा वाला चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुन वो जल्दी से दवाई मुंह में डाल लेती है और एक ही सांस में पूरा पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद शिवी अपने हाथों से अपना मुंह पोंछ अपनी टिमटिमाते हुई आंखों से कहती है, कल बड़ा वाला चॉकलेट देंगे ना आप, देखो मेरा दवाई खा लिया। शिवी की प्यारी प्यारी मासूमियत भरी बातें सुन आरंभ खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है। वो फिर एक बार शिवी की हिरणी जैसी आंखों में खो जाता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं कौन सी कशिश है तेरी इन हिरणी जैसी आंखों में, तेरी इन समुद्र से गहरी आंखों में मैं हर बार डूब जाता हूँ। आरंभ एकटक शिवी को देख रहा था तो शिवी उसके बाजू को पकड़ हिलाते हुए कहती है, आरंभ जी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। आरंभ नामे सर हिला शिवी को ले बेड पर सो जाता है। इस वक्त शिवी आरंभ की बाहों में थी और आरंभ प्यार से उसके बालों में हाथ फेरता है, जिससे कुछ ही देर में शिवी नींद की आगोश में चले जाती है। तो आरंभ उसके माथे को चुम बेड से उठता है और शिवी को अच्छे से सुलह बालकनी में चला जाता है और अपने पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाल सिगरेट के लंबे लंबे कम लेने लगता है। बाहर बारिश के कारण मौसम काफी ठंडा था। उस ठंड का एहसास आरंभ के ऊपरी खुले जिस्म को भी हो रहा था, लेकिन इस वक्त ये ठंडी हवाएं भी उसके दिल को सुकून नहीं पहुंचा पा रहे थे। वो एक के बाद एक सिगरेट सुलगाए जा रहा था और सिगरेट सुलगाते हुए वो अपनी आंखें बंद कर अपने अतीत के पन्नों में खो जाता है। फ्लैशबैक। एक लड़की एक गुलाब का फूल पकड़े उसके एक एक पंखुड़ी तोड़ते हुए कहती है, यू लव me नॉट, यू लव me, यू लव me नॉट, यू लव। वो इतना कह एक और पंखुड़ी तोड़ती है तो उसके साथ खड़ा लड़का उसके हाथ से वो आधा टूटा फूल फेंक देता है और चिढ़कर कहता है, मैं यहाँ खुद तुम्हारे सामने हूँ और एक तुम हो कि इन फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर मेरे प्यार का अंदाजा लगा रही हो।
लड़की मुस्कुराकर उसके गले में अपने बाहें डालकर कहती है, मेरा जलकुकड़ा जल रहा है, मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। बाकी हमारे प्यार की सीमा को कोई भी नहीं माप सकता है। जैसे नदी में अगर हम कुछ फेंके तो वो हमें वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि वो उस नदी में खो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा प्यार है, जिसमें हम दोनों पूरी तरह से खो चुके हैं। उस लड़की की बात सुन वो लड़का मुस्कुराने लगता है और लड़की को कमर से पकड़ अपने करीब करता है और धीरे धीरे उसके होंठों के करीब बढ़ने लगता है, जिसे महसूस कर लड़की की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। एंड आरंभ झट से अपनी आंखें खोल देता है। इस वक्त उसका चेहरा पसीने से भींगा हुआ था। इतने सुहावने ठंडे मौसम में भी उसे अपने अतीत के कुछ हिस्से याद कर पसीने आ रहे थे। तभी उसे अपने हाथों में जलन महसूस होती है। वो अपने हाथों को देखता है जिसमें उसने जलती हुई सिगरेट को हाथों से मसल दिया था, जिस कारण उसके हाथ लाल हो गए थे। लेकिन इस वक्त उसे उस सिगरेट की जलन अपने हाथों पर महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि ये जलन उस जलन के सामने कुछ भी नहीं जो इस वक्त उसके दिल में हो रही थी। हमेशा ऐसा ही होता था, जब कभी भी आरंभ अपने अतीत में खो जाता था तो वो अपने मन को शांत करने के लिए सिगरेट पर सिगरेट सुलगाया करता था। भले इससे उसके जख्मी दिल को ठंडक ना मिले, लेकिन उसे ये सब करके कुछ हद तक तो सुकून मिल ही जाता था। कुछ देर बालकनी में खड़े रहने के बाद आरंभ कमरे में आ जाता है और बेड पर सीधा आंख बंद करके लेट जाता है। उसके बेचैन दिल को अभी भी सुकून नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि शिवी आरंभ के बेड पर सोते ही उसके ऊपर चढ़कर सो जाती है। शिवी के करीबी से कुछ देर में आरंभ भी नींद के आगोश में चले जाता है। ये दोनों तो सुकून की नींद सो गए, लेकिन शायद आने वाली जिंदगी में इनके लिए एक और चुनौती खड़ी है। अब देखना ये था कि ये दोनों उन चुनौतियों से कैसे लड़ते हैं। सुबह सुबह सभी जल्दी में थे, क्योंकि आज उन्हें एक बहुत बड़ी डील के लिए जाना था और ये डील उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। सभी लोग नीचे थे सिवाय आरंभ और शिवी के। वो दोनों अब तक नीचे नहीं आए थे। उन दोनों को नीचे न आता देख मुन्ना सीढ़ियों की तरफ नजर रखे हुए कहता है, ये भाव और शिवी अब तक नहीं आए। शिवा अपना घड़ी ठीक से बांधते हुए कहता है, वो अब शादीशुदा है, शिवी को तैयार करके लेकर आएगा। मुन्ना, तब तो मैं भी जल्दी शादी कर लूंगा, फिर मुझे भी जल्दी नहीं आना पड़ेगा। मुन्ना का बात सुन सब नामे हर हिला देते हैं, क्योंकि वो हमेशा बिना सर पैर की ही बातें करता था। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी उन्हें सीढ़ियों से आरंभ और शिवी आते हुए नजर आते हैं। आरंभ ने ब्लैक जीन्स, व्हाइट शर्ट, उसके ऊपर लेदर का ब्लैक जैकेट, बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। आरंभ ने पैरों में व्हाइट जूते पहन रखे थे और उसके रेशमी बाल बार बार उड़कर उसके माथे पर आ रहे थे, जो उसके आकर्षित चेहरे को और आकर्षित कर रहे थे। इस वक्त आरंभ का व्यक्तित्व किसी भी मॉडल को मात दे सकता था। उसकी पर्सनैलिटी किसी हीरो से कम नहीं थी। आरंभ शिवी का हाथ पकड़े सीढ़ियों से उतर रहा था। शिवी का एक हाथ आरंभ ने पकड़ रखा था और एक हाथ में उसने अपने टैडी को पकड़ रखा था। इस वक्त शिवी ने एक सुंदर सी घुटनों तक की गुलाबी रंग की स्कर्ट पहना था और उसके ऊपर व्हाइट कलर का फूलों वाला टॉप और पैरों में ब्लैक कलर की सुंदर सी सैंडल पहन रखी थी और बालों का सुंदर सा बन बनाया हुआ था। वो फुदकते हुए सीढ़ियां उतर रही थी। सीढ़ियां उतरने पर उसके पैरों में पहना घुंघरू वाला पायल बज रहा था, जो सुनने में किसी मधुर ध्वनि की तरह लग रही थी। आरंभ शिवी को सबके पास लेकर आता है और उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता खिलाते हुए कहता है, आज की डील की सारी तैयारी हो गई। शेरा रोटी का एक कोर अपने मुंह में डालते हुए कहता है, हाँ, इस डील का तो हमें कब से इंतजार था और आखिरकार वो दिन आ गया जब हम ये डील करने वाले हैं। शेरा की बातें सुन आरंभ के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। आरंभ कहता है, ये डील बहुत बड़ी है, जिससे हमारा नाम भारत के बाहर भी होगा। कुछ देर में उनका नाश्ता हो जाता है तो मुन्ना आरंभ से कहता है, भाव क्या शिवी भी हमारे साथ जाएगी? आरंभ अपने चेहरे पर वही सख्त भाव बरकरार रखते हुए कहता है, नहीं, शिवी हमारे साथ नहीं जाएगी। आरंभ की बातें सुन सबको झटका लगता है, क्योंकि वो सभी डील के लिए जा रहे थे तो शिवी का ख्याल कौन रखेगा, ये सवाल सबके मन में था। शेरा, हम सभी डील के लिए जा रहे हैं तो शिवी यहाँ अकेले कैसे रहेगी? ये जगह उसके लिए नई है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। शेरा की बातों से सभी सहमत थे, क्योंकि सभी को उसकी बातें सही लगी कि शिवी अकेले कैसे रहेगी। सबको पता था वो दिमाग से बच्ची है और वैसे भी उसका अकेला रहना सही नहीं था। शेरा की बातें सुन आरंभ बस 2 टूक में जवाब देता है, शिवी अकेले नहीं रहेगी, उसके साथ रहने कोई आ रहा है। सबके दिमाग में अब फिर से एक सवाल उठ रहा था कि अगर कौन आने वाला है। मुन्ना खींचते हुए कहता है, क्या भाव तब से पहेलियां बुझा रहे हो? अब बताओ भी कौन आ रहा है और आप किसके भरोसे शिवी को छोड़कर जा रहे हो? मुन्ना की बात सुनकर सब उम्मीद भरी नजरों से आरंभ की तरफ देखने लगते हैं कि आरंभ उन्हें क्या जवाब देगा। तभी उस फार्म हाउस के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिसे देख आरंभ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो बस 2 टूक शब्दों में जवाब देता है, लो आ गए। आरंभ का जवाब सुन सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है, जहां से लगभग 45 से 50 की उम्र तक एक औरत आती है। सब उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे कि यह औरत कौन है, क्योंकि आज तक उनके अलावा कोई भी उनके साथ नहीं रहा। उन लोगों के मुंबई वाले घर में भी वो पांचों अकेले रहते थे। उन सब के चेहरे पर सवाल देखकर आरंभ कहता है, ये काकी है जिसे मैंने हम लोगों के लिए खाना बनाने और हमारे गैर मौजूदगी में पीहू का ख्याल रखने के लिए काम पर रखा है।
आरंभ का जवाब सुन फिर कोई भी और सवाल नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता था आरंभ कुछ करता है तो सोच समझकर ही करता है और शिवी के मामले में वो बिल्कुल लापरवाही नहीं करेगा। सब लोग वहां से जाने लगते हैं, तब शिवी जल्दी से जाकर अपने नन्हे नन्हे नाजुक हाथों से आरंभ की बाजुओं को कसकर पकड़ लेती है। आरंभ की बाजुएं उसके पूरी हथेलियों में भी नहीं समा रही थी। शिवी की पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसकी पकड़ से आरंभ को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा। वो शिवी की तरफ देखता है तो शिवी उसे ही अपनी नम आंखों से देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो अकेले छोड़कर मत जाओ। शिवी की बातें बिना उसके कहे भी आरंभ समझ जाता है। शायद इतने दिन साथ रहने का असर था जो वो शिवी के कुछ कहे बिना उसके शब्दों को समझ गया। आरंभ शिवी के नाजुक हाथों को अपने बाजुए से छुड़ा अपने हाथों में लेता है और प्यार से कहता है, क्या हुआ? शिवी भराए गले से कहती है, आप शिवी को छोड़कर जा रहे हैं, शिवी को अकेले नहीं रहना। आरंभ मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो काम कैसे करूंगा? शिवी कुछ सोचती है, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है जिससे उसके आंखों में एक चमक आ जाती है। वो जल्दी से कहती है, तो एक काम करिए, मुझे भी ले जाइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। शिवी की बातें सुन आरंभ के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है और आरंभ के चेहरे पर मुस्कान देखना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सभी उसे आंखें फाड़े देखने लगते हैं, क्योंकि शायद ही उन्होंने आरंभ को मुस्कुराते हुए देखा होगा। मुन्ना आंखें बड़ी बड़ी कर बस आरंभ को देख रहा था। वो धीरे से गुड्डू के कान में फुसफुसाता है, ये अपने आरंभ भाव ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बहरूपिया हो। गुड्डू भी एकटक आरंभ को देखते हुए वैसे ही कहता है, पहली बार तूने पते की बात की है, अब तो मुझे भी लग रहा है ये कोई बहरूपिया है। आरंभ शिवी के चेहरे को अपने हाथों में थाम प्यार से उसके माथे को चूमता है और कहता है, तुम अच्छी बच्ची की तरह घर में रहो और आराम से खेलो, हम यूं गए यूं आए, और जब हम आएंगे तब तुम हमें बताना तुमने हमारे जाने के बाद क्या क्या किया। अगर तुम काकी को परेशान नहीं करोगी और अच्छी बच्ची की तरह रहोगी तो आते वक्त मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर आऊंगा। आरंभ के समझाने पर शिवी समझ जाती है और अपने हाथ फैलाकर कहती है, इतना बड़ा वाला पिंक कलर का टेडी। शिवी की बातें सुन सबके होंठों पर मुस्कान आ जाती है। फिर वो लोग फार्म हाउस से निकल जाते हैं। जिस आरंभ के चेहरे पर अभी कुछ देर पहले मुस्कान थी, अब उसका चेहरा एकदम सख्त नजर आ रहा था। आरंभ की गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकती है। बंगला काफी खूबसूरत था, सफेद रंग में रंगा वो बंगला अपनी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था। बंगले के बाहर एक स्विमिंग पूल भी था। वो लोग बड़े टशन के साथ गाड़ी से उतरते हैं। आरंभ ने आंखों में गॉगल्स चढ़ा रखे थे। वो बड़े स्टाइल से अपने आंखों से चश्मे उतारता है और एक नजर अपने सामने उपस्थित बंगले को देखता है। उस बंगले को देखते हुए रुद्रा के होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी और इस मुस्कान का अर्थ शायद ही किसी को समझ आता। आरंभ एकटक उस बंगले को देख रहा था, तभी शिवा उसके कंधे पर हाथ रख उसे चलने का इशारा करता है तो वो लोग बंगले के अंदर चले जाते हैं। वो लोग जैसे अंदर जाते हैं तभी सीढ़ियों से एक 45-50 साल का आदमी उतरते हुए कहता है, आइए आइए, आप लोगों का ही इंतजार था। उस आदमी ने इस वक्त कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। उसके बाल हल्के सफेद थे, गोरा रंग, हाइट भी ठीक ठाक ही था। ये आदमी एक ड्रग्स माफिया के साथ मिला हुआ है और ये कोई और नहीं राका था। और ये मुंबई का नेता है। लाखों लोग पूछते हैं इसे इसे अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि इसने ऐसा सराफत का चोला ओढ़ रखा है कि कोई भी इसके बारे कुछ गलत नहीं सुन सकता। लोगों को लगता है ये गरीबों का मसीहा है, उन्हें नौकरी दिलवाकर विदेश में भेजता है। लेकिन सच तो यह है कि उन विदेश जाने वालों युवाओं के बॉडी में ड्रग्स छुपा उन्हें बाहर भेजा जाता है, जहां एयरपोर्ट पर उस ड्रग्स का धंधा करने वाले लोग उन्हें एयरपोर्ट के बाहर से ही अपने साथ ले जाते हैं और उनके बॉडी से ड्रग्स निकाल लेते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति में युवाओं की मौत भी हो जाती है, लेकिन इससे किसी को खासा फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो उस युवा के परिजनों को, जिन्हें ये कह दिया जाता है कि दुर्घटना में उसके बेटे की मौत हो गई। उस पूरे घर में चारों तरफ उस आदमी के बॉडीगार्ड उपस्थित थे। आरंभ अपनी तिरछी नजरों से सब तरफ देख वहां का मुआयना ले रहा था। राका आकर सोफे पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाता है। उसके पीछे उसका एक आदमी भी था जो राका का लेफ्ट हैंड था, जिसे राका के हर काले कारनामों के बारे पता था। आरंभज और शिवा जाकर राका सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं और शेरा, गुड्डू और मुन्ना उनके पीछे खड़े रहते हैं। राका मुस्कुराते हुए कहता है, तो बताओ क्या लोगे, ठंडा गर्म? आरंभ भावहीन चेहरे के साथ एक शब्द में जवाब देता है, डील। आरंभ का जवाब सुन राका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, इसीलिए तुम हमें पसंद हो और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो। एक बार हमारे साथ जुड़ जाओ, बहुत आगे जाओगे। राका हमेशा से आरंभ को अपने पास चाहता था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि मुंबई में आरंभ का कितना बड़ा नाम है और वो आरंभ को सीढ़ी बना इलेक्शन जितना चाहता है। राका की बातें सुन आरंभ के होंठों के कोने हल्के मुड़ जाते हैं। वो अपने वही एटीट्यूड से कहता है, आरंभ जंगल का राजा है जिसे राज करना पसंद है, गुलामी नहीं। राका, गुलामी कहाँ करवा रहे हैं हम तो चाहते हैं बस तुम हमारे साथ काम करो। अगर एक बार तुम हमारे साथ जुड़ गए तो हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। राका की बात सुन वो आदमी जो उसका लेफ्ट हैंड था उसे बहुत गुस्सा आता, क्योंकि राका आरंभ को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहा था जिससे उसका 36 का आंकड़ा है। वो आदमी गुस्से में अपनी मुठिया भींच लेता है। आरंभ का ध्यान बराबर उस व्यक्ति पर बना हुआ था और उसे ऐसे गुस्से में तिलमिलाते हुए देख उसे बड़ा अच्छा भी लगता है।
आरम राका की तरफ देखकर कहता है, मुझे दुनिया पर राज करने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं, मैं हर चीज अपने दम पर हासिल करने की चाह रखता हूँ। माहौल को गर्म होते देख शिवा बात संभालते हुए कहता है, हम यहाँ डील के लिए आए हैं तो पहले वो कर ले, ये सारी बातें तो होते रहेगी। राका शिवा की बात से सहमत होकर कहता है, मैं ड्रग्स की डील करता हूँ ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, लेकिन इस बार ये डील अलग है। इस बार मैं लड़कियों की तस्करी करने वाला हूँ, उन लड़कियों को दुबई के शेख के पास भेजना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद के बदले तुम्हें मुंहमांगी कीमत मिलेगी और अपनी पसंद की हसीना के साथ रात भी गुजार सकते हो। सभी लड़कियां अभी तक कली है, वो फूल बनी नहीं है, अगर तुम चाहो तो ये कर सकते हो। ये सब बोलने के बाद राका एक भद्दी हंसी हंसने लगता है और उसके साथ उसके साथी भी। उन लोग को ऐसा करते देख आरम के तन बदन में आग लग जाती है, गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस जाती है। तभी शेरा उसके हाथ में अपना हाथ रख उसे आंखों के इशारे से शांत रहने को कहता है। राका अपने लेफ्ट हैंड जिसका नाम जॉनी था उसके कान में कुछ कहता है जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वो वहां से राका के कमरे की तरफ चले जाता है। आरम का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ते रहता है, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से खुद को काबू में कर रखा था। सिर्फ आरम नहीं, उसके साथ शेरा, मुन्ना, गुड्डू और शिवा का भी दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था, लेकिन उन लोग ने इस वक्त खुद को शांत रखा और अपने दिमाग से काम लेने लगे, वरना अगर वो लोग गुस्से में आकर कुछ करते तो सब कुछ तबाह कर चुके होते। मुन्ना गुड्डू के कान में धीरे से फुसफुसाता है, मेरा मन तो कर रहा है इस बुढ़ो का यही टैटवा दबा दे। गुड्डू राका को घूरते हुए वैसे ही फुसफुसाता है, मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। मुन्ना हल्के गुस्से में कहता है, मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा आरम भाव इतने शांति से कैसे बात कर रहे। वो दोनों अपने में ही बात कर रहे थे, तभी उनके कानों में शेरा की आवाज आती है, आरम जो भी करता है दिमाग से करता है, देखते जाओ, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि शेर को शिकार करने के लिए कुछ देर शिकार को शांति से निहारना होता है। शेरा की बात सुन वो दोनों शांत हो जाते हैं और उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है, शायद उन्हें पता था आगे क्या होने वाला है। तभी सभी का ध्यान सीढ़ियों पर जाता है। आरंभ वहां मौजूद होकर भी मौजूद नहीं था, कहने को तो वो यहाँ डील के सिलसिले में आया था, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। राका की बातें उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अगर वो डील उन लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता तो वो कब का राका की जान ले चुका होता। वो अपने ही कस्मक्स में था। तभी सभी का ध्यान सीढ़ियों पर जाता है जहां से जॉनी एक लड़की को बालों से पकड़ खींचकर ला रहा था। उस लड़की ने इस वक्त एक घाघरा और ब्लाउज पहन रखा था जो जगह जगह से फटे हुए थे। उसके शरीर पर कई खरोचों और चोटों के निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उस लड़की पर कितना जुल्म किया गया होगा। बाल पूरे बिगड़े हुए, आंखें रो रोकर सूज गई थी, होंठों के किनारे से खून बह रहा था। उस लड़की को देख साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं है। उन पांचों की नजरें उस लड़की पर और वहां मौजूद लोगों पर थी जो उस लड़की को हवस भरी नजरों से देख रहे थे। जॉनी उस लड़की को ला सीधा राका के पैरों के पास गिरा देता है। ये देख राका कुटिलता से मुस्कुराता है और उस लड़की को बालों से पकड़ उठाता है और उसे अपनी गोद में बैठा उसके चेहरे और उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगता है। ये सब देख उन पांचों का खून खौल रहा था और आरम का मन कर रहा था कि वह राका को जमीन में जिंदा गाड़ दे, लेकिन उसने इस वक्त शांत रहना सही समझा। राका उस लड़की के होठों पर अपना अंगूठा फेर रहा था, तभी उसे आरम की कड़क आवाज सुनाई देती है, हम यहाँ डील के लिए आए हैं, आपकी रासलीला देखने नहीं। तो बेहतर होगा हम पहले डील की बात कर ले। आरम की बात सुन राका मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही बात तो हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा पसंद है कि तुम जो भी बात होती है सीधा मुंह पर बोलते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए इतना खूबसूरत तोहफा लाया हूँ। वो लड़की राका की गोद में बैठी सिसक रही थी। भले वो इस वक्त हल्के नशे में थी, लेकिन उसे इतना अच्छे से महसूस हो रहा था कि राका उसके साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही थी। राका जॉनी को कुछ इशारा करता है तो जॉनी उस लड़की के बाजुओं को पकड़ उसे राका की गोद से उठाता है और उसे आरम के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है और उस लड़की से कहता है, आज तुझे इसे खुश करना है। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए जाकर राका के पास खड़ा हो जाता है। राका ने सोचा आरम भी बाकी आदमियों की तरह है जिसकी कमजोरी भी सिर्फ एक लड़की होगी, इसीलिए उसने इस लड़की को आरम के पास भेजा। आरम उस लड़की को ऊपर से नीचे एक नजर देखता है। अब तक उस लड़की का नशा उतर चुका था। आरम के ऐसे देखने से वो अंदर तक सिहर गई थी, क्योंकि उसे लगा अब उसे आरम के हवस का भी शिकार होना होगा। वो अपना चेहरा नीचे कर लेती है और उसके आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। वो कसकर अपने घाघरे को मुट्ठियों में भींच लेते हैं। आरम उसे ऐसा डरा सहमा देख अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहता है, उम्र कितनी है तुम्हारी बेटा। आरम के मुंह से बेटा सुन वो लड़की अपनी नजरें उठा आरम की तरफ देखती है, क्योंकि उसे जिस भी आदमी के पास भेजा जाता था वो उसे माल, सेक्सी, ना जाने कैसे कैसे अश्लील नामों से पुकारा करते थे। आरम की बातें सुन उसकी आंखें नम हो जाती है। वो सिसकते हुए कहती है, 14 साल भैया, मुझे घर जाना है भैया। आरम खड़े होकर अपने हाथों से उस लड़की के आंसू पोंछता है और कहता है, भैया कहा है ना तुमने मुझे, तो तेरे इस भाई का वादा है कि वो तुझे घर पहुंचाएगा। आरम की बातें सुन राका गुस्से में तिलमिला जाता है। वो कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, ये हमारे साथ ही रहेगी और हर दिन हमारा बिस्तर गर्म। वो इतना ही कहता है तभी आरम उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है, जिससे वो सोफे के साथ पलटी हो जाता है।
ये देख उसके आदमी आरंभ और उसके साथियों पर गन तान देते हैं, लेकिन इन सबसे किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ना उनके चेहरे पर एक सिकन नजर आती है, लेकिन ये सब देख वो लड़की डर से कांपने लगती है और रोने लगती है। उस लड़की को रोता देख शिवा अपना जैकेट खोल उस लड़की के शरीर को ढक देता है और कहता है, बच्चा रोते नहीं, बहुत रो लिया, अभी तुम बस अपने भाइयों का एक्शन देखो। इतना बोल उसको सोफे पर बैठा देता है। राका अपने आदमियों से गुस्से में कहता है, तुम सब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो, मारो इन्हें। राका की बात सुन मुन्ना कहता है, ये मारेंगे तो हम भी शक्ल थोड़ी देखेंगे, अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। बूढ़ू बुढ़ापे में बड़ी जवानी सूझ रही है तुझे, आज तेरी सारी गर्मी निकालेंगे मेरे भाई। इतना बोल वो सारे लड़ने लगते हैं। ये पांचों राका के गुंडों पर भारी पड़ रहे थे। आरंभ जॉनी पर लात घूसों की बरसात कर रहा था। जब जॉनी को लगता है कि वो आरंभ को नहीं हरा पाएगा तो वो आरंभ की दुखती नस पर वार करता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आरंभ तुझे इस अनजान लड़की से इतनी क्या हमदर्दी हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी माँ भी किसी की रखेल थी और तू किसी का गंदा खून? वो इतना ही बोलता है कि आरंभ की आंखें आग उगलने लगती है। इस वक्त उसकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरे पर नस उभर कर नजर आ रहा था। आरंभ गुस्से में कांच के टेबल पर जॉनी का सर दे मारता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी आरंभ उसे लातों से मारते हुए कहता है, नहीं हूं मैं किसी का गंदा खून, नहीं हूं मैं। अब तक गुड्डू, मुन्ना, शेरा और शिवा ने राका के सभी आदमियों का सफाया कर दिया था। तभी गोली की आवाज आती है। सब आवाज की दिशा में देखते हैं तो राका उस लड़की के सर पर बंदूक ताने खड़ा था और वो लड़की डर से कांप रही थी। सभी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी राका कहता है, राका, अगर तुम लोगों ने आगे आने की कोशिश की तो इस लड़की के जान से हाथ धो बैठोगे। राका की बातें सुन सभी रुक जाते हैं। तभी आरंभ कहता है, छोड़ दो उसे, क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? आरंभ की बात सुन राका जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं, ये मेरे लिए मेरी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। आरंभ को गुस्से से घूरते हुए कहता है, और तुझे क्या लगा तू आएगा और इसे ले जाएगा? ये मुमकिन नहीं। राका को बातों में उलझा देख आरंभ अपनी उंगली से शेरा को कुछ इशारा करता है। शेरा उसका इशारा पाकर धीरे धीरे वहां से खिसकने लगता है। राका जैसे ट्रिगर दबाने लगता है, तभी एक गोली सीधा राका के सर के आर पार हो जाती है और वो वहीं गिर जाता है। ये सब देख वो लड़की डर से कांपने लगती है। आरंभ उसके पास जा प्यार से उसके सर पर हाथ रख कहता है, अब कोई परेशान नहीं करेगा तुम्हें। आरंभ का प्यार भरा स्पर्श पाकर लड़की शांत हो जाती है। राका पर गोली शेरा ने चलाई थी और इसका सबूत था शेरा के बंदूक से निकलता हुआ धुआं। शेरा राका की लाश देखकर कहता है, ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी, सजा तो मिलनी ही थी। मुन्ना शेरा की बात से सहमत होकर कहता है, हाँ भाई, इसका पाप का घड़ा भर गया था, इसीलिए आज इसके पापों का अंत हो गया। वो सब वहां से निकल जाते हैं और उस घर को आग के हवाले कर देते हैं, जिससे राका और उसके साथी भी उस घर के साथ जलकर राख हो जाते हैं। वो लोग उस लड़की को उसके घर छोड़ आते हैं और उस लड़की के परिवार जन उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने उनकी बच्ची उन्हें लौटा दी। उस लड़की ने भी सभी से वादा लिया कि वो हर रक्षाबंधन में उससे राखी बंधाने आएंगे। आखिरकार उन लोग ने उसकी रक्षा की थी। रात के 10 बज रहे थे। गाड़ी ऊटी की खाली सड़कों पर दौड़ रही थी। इस वक्त गाड़ी में एकदम शांति थी। हरदम हंसी मजाक करने वाला मुन्ना भी इस वक्त खामोश था। गाड़ी शिवा चला रहा था और आरंभ पैसेंजर सीट पर बैठा था। वो खिड़की की तरफ चेहरा कर एकटक खाली सड़कों को देख रहा था और सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। उसके दिमाग में रह रहकर जॉनी की बातें घूम रही थी, जो उसने आरंभ की मां के बारे कही थी। आरंभ, तुझे इस अनजान लड़की से इतनी क्या हमदर्दी हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी माँ भी किसी की रखेल थी और तू किसी का गंदा खून? यही शब्द बार बार उसके कानों में घूम रही थी। इस वक्त आरंभ की आंखें लाल थी, जो हल्की हल्की नशीली लग रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने इस वक्त शराब पी रखी है और वो काफी नशे में है। शिवी अपने टैडी को पकड़ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे थे। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी सभी का इंतजार करते हुए अपने टैडी से कहती है, पेडू अभी तक कोई क्यों नहीं आए? शिवी को अकेले छोड़ सब कहाँ चले गए? शिवी सुबह से अकेली है, तुम्हें तो पता है ना शिवी को अकेले कितना डर लगता है। आरंभ जी, शिवी को भी ले जाते कितना मजा आता, मैं और मुन्ना भैया खूब खेलते। ये सब बोलते वक्त शिवी तरह तरह का चेहरा बना रही थी, जिसमें वो बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। कुछ देर में काकी भी चले जाती है, क्योंकि बाहर मौसम खराब होने लगा था। बाहर आसमान में काले बादल घिरने लगे थे और चांद बादल में पूरी तरह से छुप चुका था, जिस कारण बाहर घना अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने और बादल गरजने के कारण शिवी को अब डर लगने लगता है। वो अपनी टैडी को पूरी तरह अपने आगोश में ले लेती है और हल्का हल्का डर से कांपने लगती है। वो डरते हुए कहती है, भगवान जी प्लीज मत गरजो ना। शिवी को डर लगता है। अचानक से फार्म हाउस की बिजली चली जाती है। मौसम खराब होने से अक्सर वहां बिजली चली जाया करती थी। बिजली चले जाने से फार्म हाउस में पूरा अंधेरा हो जाता है, जिससे शिवी और डर जाती है। अंधेरे को देख वो रोना शुरू कर देती है। वो इस वक्त सिसक सिसक कर रो रही थी।
उसे इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है और वो रोना कम कर देती है। तभी उसे दरवाजे से मोबाइल का टॉर्च ऑन करके आते हुए मुन्ना और गुड्डू दिखते हैं और उसके पीछे शेरा और शिवा आरंभ को सहारा देकर ला रहे थे, क्योंकि इस वक्त आरंभ नशे में था। मुन्ना अंधेरा देखकर कहता है, बस मौसम बिगड़ने की देर है, यहाँ बिजली पहले ही चले जाएगी। आरंभ को देख शिवी की आंखों में चमक आ जाती है। वो लोग जैसे अंदर आते हैं, शिवी झट से जाकर आरंभ के गले लग शिकायती लहजे में कहती है, आप कहाँ चले गए थे? शिवी ने आपको बहुत याद किया। आरंभ से दूर होकर, आपको पता है शिवी ने खाना भी नहीं खाया। आरंभ का हाथ पकड़ खींचते हुए कहती है, चलो ना, शिवी को खाना खिला दो ना। आरंभ का दिमाग पहले से ही खराब था और अब शिवी के इस तरह हाथ खींचने से वो झल्ला जाता है। वो शिवी का हाथ झटककर गुस्से में कहता है, तुम क्या पागल हो? क्या पागलों की तरह हरकतें करते रहती हो? तुम्हें दिन भर खेलने के अलावा आता क्या है? ना तुम्हें खुद से नहाने आता है ना खाने आता है। अरे तुम्हें तो खुद से कपड़े पहनने तक नहीं आता। ऐसा लगता है मैंने शादी किसी बच्ची से की है। शिवी के सामने हाथ जोड़कर, परेशान हो गया हूं मैं तुमसे। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो तुम्हारा हर काम करो। आज के बाद तुम अपना काम खुद करोगी, समझी? सभी लोग तुम्हें बच्चों की तरह समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच्ची हो गई। 18 साल की हो तुम, लेकिन तुम्हारे अंदर अक्ल एक पैसे की नहीं है। अब मुझे उस दिन पर पछतावा हो रहा है जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। आरंभ को पता ही नहीं चलता वो गुस्से में क्या क्या कह गया, लेकिन उसकी बातें शिवी के मासूम दिल पर खंजर की तरह चुभ रही थी। हमेशा बच्चों की तरह चहकते रहने वाली शिवी की आंखों में आज आंसू थे। शायद आरंभ के कहे हर शब्द का मतलब वो बखूबी समझ रही थी। आरंभ का शिवी से ऐसे बात करना बाकी लोगों को भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो लोग भी अच्छे से समझ रहे थे कि आरंभ इस वक्त गुस्से में है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। आरंभ एक नजर गुस्से से शिवी को देखता है और लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शिवी बस एकटक आरंभ को जाते हुए देखती है और सिसकते हुए कहती है, शिवी ने कोई गलती की है क्या जो आरंभ जी शिवी से गुस्सा हो गए? शिवा शिवी के सर पर हाथ रख कहता है, गुस्सा नहीं है वो, बस थोड़ा परेशान है। तुम जाओ कमरे में, रात काफी हो गई है। इसके बाद सब अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। किसी ने भी खाना नहीं खाया था। सब अपने कमरे में चले जाते हैं शिवाय शिवी के। वो अपने नम आंखों से पूरे घर को देखती है और अपने हाथ में पकड़े टेडी को देख सिसकते हुए कहती है, शिवी आरंभ जी को बहुत परेशान करती है। अब शिवी आरंभ जी को कभी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि अब शिवी कभी वापस नहीं आएगी। इतना बोल वो रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाती है। बाहर घना अंधेरा था जिससे शिवी को बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन वो खाली सड़कों पर चलते जा रही थी। उसे किसी बात का होश नहीं था। मौसम अब खराब होने लगा था। हल्की हल्की बूंदा बूंदी हो रही थी और शिवी के आंखों से बेतहासा आंसू बह रहे थे। आरंभ अपने कमरे में नशे में होने के कारण पेट के बल आराम से सो रहा था। वहीं शिवी खाली सड़कों पर बस चले जा रही थी। उसे इस वक्त कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ भी नहीं पता था। अगर उसे कुछ पता था तो बस इतना कि अब वो अपने आरंभ जी को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। बैकग्राउंड म्यूजिक। 2 पल रुका, ख्वाबों का कारवां। और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ, 2 पल की थी ये दिलों की दास्तां। और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। शिवी रोते रोते सड़कों पर अपने टैडी को पकड़ चल रही थी। मौसम खराब होने के कारण ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसके साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिस कारण मौसम काफी सुहावना था। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी। तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। 2 पल रुका। चलते चलते शिवी का पैर मुड़ जाता है, जिससे वो रोड में गिर जाती है और उसके पैरों में हल्की खरोंच आ जाती है। अपने पैरों की खरोंच देख वो और जोर जोर से रोने लगती है। तुम थे या खुशबू हवाओं में थी, तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे। तुम थे या रोशनी राहों में थी, तुम थे या गीत गूंजे फिजाओं में थे। तुम थे मिले या मिली मंजिलें, तुम थे कि था जादू भरा कोई समा। 2 पल रुका। शिवी सड़क से उठती है और रोते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। शिवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे किसी बात का होश नहीं था। उसके दिमाग में रह रहकर आरंभ के कहे शब्द ही आ रहा था। अब शिवी ने सोच लिया था कि अब वो कभी भी आरंभ की जिंदगी में वापस नहीं आएगी। वो खाली सड़कों पर जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक जीप रुकती है और शिवी के कुछ समझने से पहले उसको उस जीप में डाल वहां से ले जाती है। आरंभ का कमरा। आरंभ अपने कमरे में अपने बिस्तर पर पेट के बल सो रहा था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका हैंडसम चेहरा और हैंडसम लग रहा था। उसके सिल्की बालों ने उसके पूरे माथे को ढक दिया था, जिससे वो काफी प्यारा और मासूम लग रहा था। सुबह पंछियों की आवाज से रुद्रा की नींद खुलने लगती है। उसे इस वक्त अपने सर में काफी दर्द हो रहा था। उसे इस वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़े से वार किया हो। वो अभी भी पूरी तरह से उठा नहीं था। अभी भी वो नींद में ही था। नींद में ही वो अपने बगल हाथ फेरता है तो उसे महसूस होता है उसके बगल कोई नहीं है। शिवी को अपने बगल ना महसूस कर आरंभ झट से उठकर बैठ जाता है। उसकी पूरी नींद एक झटके में गायब हो जाती है।
वो अपने बगल में देखता है तो वहां शिवी नहीं थी और ना बिस्तर पर कोई सीलविटे थी। बिस्तर को देख साफ पता चल रहा था कि रात को कोई उस जगह सोया ही नहीं है। आरंभ अपना सर पकड़कर कहता है, ये शिवी कहाँ है? आज से पहले तो कभी भी मेरे उठाए बिना नहीं उठती थी। आरंभ का सर इस वक्त काफी भारी लग रहा था। वो ज्यादा ना सोचते हुए वॉशरूम में जाता है और कुछ देर में नहाकर आता है और अपने कपड़े पहन नीचे चला जाता है तो देखता है नीचे काफी शांति थी। हरदम मस्ती मजाक करने वाले मुन्ना के चेहरे पर भी इस वक्त सिर्फ कठोरता थी। ये सब आरंभ को थोड़ा अजीब लगता है। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहता है, ये शिवी कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं। आरंभ की बातें सुन शिवा बेरुखी से कहता है, हमें नहीं पता और तू उसे क्यों ढूंढ रहा है? कुछ और सुनाना बाकी रह गया था क्या कल रात? आरंभ को शिवा की बातें बड़ी अटपटी लगती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, सुबह सुबह क्या पी रखी है तुमने? क्या बकवास किया जा रहा है? आरंभ की बातें सुन शिवा जो ब्रेड पर मक्खन लगा रहा था वो ब्रेड को वैसे ही प्लेट पर छोड़कर आरंभ के पास आकर गुस्से में कहता है, मैं बकवास कर रहा हूं और कल रात तू जो शिवी के साथ कर रहा था वो क्या था? आरंभ अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहता है, क्या किया मैंने शिवी के साथ? उन दोनों की बहस देख सब वहीं आ जाते हैं तो आरंभ की बातें सुन शिवा उसे कल रात जो भी उसने शिवी से कहा था वो सब बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद आरंभ को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने शिवी से ये सब क्या कह दिया। शिवा गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तू शिवी का ख्याल रखता है, उसका हर काम करता है, ये सब करने के लिए तुझे शिवी ने नहीं कहा, तू अपनी मर्जी से करता है, तो इसमें उस बेचारी को सुनाने का क्या था? कल जो भी हुआ उसमें शिवी की क्या गलती जो तूने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया? भले वो बहुत मासूम हो, लोगों की बातें उसके मासूम दिल को समझ नहीं आती, लेकिन कल मैंने उसकी आंखों में देखा था उसे तेरे कहे हर शब्द से कितनी तकलीफ हुई थी। तूने अपने गुस्से में फिर एक बार उस मासूम लड़की के दिल को ठेस पहुंचाया, ये तूने सही नहीं किया। शेरा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुझे उसके साथ नहीं रहना है तो बोल दे, हम अलग करवा देंगे तुम्हें, लेकिन इस तरह हर बार उसके साथ ऐसा बर्ताव तो मत कर। आरंभ को उनकी बातें सुन अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपने गुस्से में शिवी को क्या क्या कह दिया। आरंभ उन सबकी तरफ देखकर कहता है, अगर मुझे कोसना हो गया है तो शिवी को ढूंढ ले। आरंभ की बातें सुन शिवा परेशान होकर कहता है, ढूंढ ले मतलब कहाँ है शिवी? आरंभ अपने सर पर हाथ रख कहता है, मुझे नहीं पता। शिवा हल्के गुस्से में कहता है, क्या मतलब नहीं पता? शिवी तेरी जिम्मेदारी है, तुझे देखना चाहिए वो कहाँ है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बहन चाहिए। आरंभ, वो तेरी बहन से पहले मेरी बीवी है। उन दोनों की बहस होते देख शेरा कहता है, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और शिवी को ढूंढो, पता नहीं कहाँ गई होगी। मुन्ना शेरा की हाँ में हाँ मिलाते हुए परेशान होकर कहता है, शेरा भाई सही कह रहे हैं, पता नहीं शिवी कहाँ होगी, अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तब हम क्या करेंगे? मुन्ना की बातें सुन कभी ना डरने वाला आरंभ के दिल में भी डर पैदा हो जाता है कि कहीं शिवी के साथ सच में कुछ ना हो जाए। वो कहता है, शिवी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो लोग वहां से निकलने वाले होते हैं तभी आरंभ के फोन पर कॉल आता है। कॉल अननोन नंबर से आता है। वो सबकी तरफ एक नजर देखता है और कॉल उठा स्पीकर में डाल देता है। तभी किसी की हंसने की आवाज आती है। उस आवाज को सुन उन लोग का खून खौल जाता है। आरंभ गुस्से में कहता है, कौन है तू? सामने से एक शख्स कहता है, जानना है मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसके पास इस वक्त तेरी वो पागल बीवी है। बीवी सुन आरंभ के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, शिवी। अनजान शख्स, हाँ तेरी वो शिवी, जो भी बोलो मानना पड़ेगा, तेरी बीवी है एकदम माल। उस शख्स की बातें सुन आरंभ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, अपनी जबान को लगाम दे, अगर एक भी बकवास शब्द मेरी बीवी के लिए निकाला तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। वो शख्स हंसते हुए कहता है, बाबा मैं तो डर गया, देख तू भी जानता है मैं भी कि तुझे उससे कोई प्यार तो नहीं है। इतनी रातें तूने उसके साथ मजे किए हैं, एक रात उसे हमें भी खुश करने दे। चिंता मत कर, तेरी बीवी को निराश नहीं करेंगे। इतना बोल वो शख्स फिर हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज और उसकी बातें सुन सभी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। आरंभ गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, अगर तूने शिवी को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अनजान शख्स, हाथ क्या, मैं तो बहुत कुछ करूंगा। शिवा मुस्कुराकर हल्के गुस्से में कहता है, हमें नहीं पता था कि तुझे अपने मौत का कुछ ज्यादा ही बेसब्री से इंतजार है। अगर अपनी मौत प्यारी है तो लगाकर देख शिवी को हाथ। शेरा, शिवी को तो हम बचा ही लेंगे, लेकिन तुझे हमसे कौन बचाएगा? अब तू अपनी उल्टी गिनती गिन। सामने से कॉल कट जाता है। सामने से जिस अनजान शख्स ने कॉल कट किया था उसके हाथ में एक सिगरेट था जिसके वो कश ले रहा था। वो जिस जगह बैठा था वो जगह अंधेरे में डूबा हुआ था जिससे उस शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी एक सिगरेट सुलगा पैकेट से दूसरा सिगरेट निकाल अपने होंठों के बीच रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।